Hello everyone, very good morning. I'll start with another lecture on costing today. Hopefully this is our third lecture on costing, right? In our last lecture what we have done was we have tried to visualize a factory. We have tried to see what kind of different expenses are there in a factory, okay? और उसका पूरा सेटअप किस तरीके से होता है, किस तरीके से काम चलता है वगैरह, ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की थी। फैक्ट्री का आउटसाइड व्यू आपने देखा कि फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर प्रोडक्शन चलते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, मशीन्स होते हैं। तो आपको समझ लेना है कि फैक्ट्री का हर एक खर्चा, यानी चाहे वो क्या बोलते हैं, लेबर का एक्सपेंस हो, चाहे वो सुपरवाइजर का एक्सपेंस हो, चाहे इन मशीन्स का डिप्रिसिएशन हो, चाहे फैक्ट्री की लाइटिंग का खर्चा हो, ठीक है, फैक्ट्री के क्लीनिंग वगैरह का खर्चा हो, ये सारा खर्चा हमें हमारे कस्टमर्स से रिकवर करना होता है और ये सब हमें कॉस्ट में ऐड करते जाना होता है। याद रखिएगा, आपको ये खर्चा पहले से नहीं पता होगा कि एग्जैक्ट कितना होगा, लेकिन लास्ट ईयर के बेसिस पे आप एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं और इस अंदाजे से, इस एस्टिमेट से हम हमारे कस्टमर्स को चार्ज करते रहते हैं। ठीक है, सो ये एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वहां पर रॉ मटेरियल्स बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं होता। रॉ मटेरियल एक सेपरेट डिपार्टमेंट में स्टोर किया जाता है जिसे हम लोग स्टोर्स डिपार्टमेंट कहते हैं और उसको संभालने की जिम्मेदारी स्टोर कीपर की होती है। ठीक है, उसके सामने स्टॉक होता है जिसे वो कंटिन्यूस ट्रैक करते रहता है। जब भी कोई वर्कर उसके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आता है कि मुझे इस जॉब के लिए इतना इतना मटेरियल चाहिए है, तो वो क्या करता है, वो अपने सिस्टम में देखता है क्या इस जॉब के लिए सच में इतना मटेरियल लगता है, और हाँ तो क्या जो वर्कर वो आया है उस वर्कर की इतनी अथॉरिटी है कि वो ये मटेरियल ले सके। वो दोनों चीजें चेक करके मटेरियल जो है वो डिस्पैच करता है। ठीक है, सो ये है स्टोर्स कीपर जो पूरा रॉ मटेरियल्स का डिपार्टमेंट संभालता है। ठीक है, आप देख सकते हैं जब गुड्स रेडी हो जाएंगे तो उसे स्टोर कहाँ किया जाता है, तो वो एक वेयर हाउस होता है जो जिसमें बड़े बड़े रैक्स होंगे जिसमें ये सारा का सारा फिनिश गुड्स जो है वो स्टोर किया जाता है। Next, we can see in a factory there is always a canteen also, जहां पर वर्कर्स वगैरह, इवन वर्कर्स, ऑफिस स्टाफ वगैरह, सेल्स टीम वाले भी कभी कभी वहां पर आकर खाना खाते हैं। ठीक है, सो ध्यान में रखिए ये फैक्ट्री के अंदर का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट, इसके बाद में वहां पर कॉर्पोरेट ऑफिसेस भी होते हैं। ठीक है, हो सकता है ये कॉर्पोरेट ऑफिस फैक्ट्री के अंदर ही हो या हो सकता है वो एक अलग ऑफिस हो, एक बिल्कुल ही अलग जगह पर हो। ठीक है, सो कॉर्पोरेट ऑफिस में भी आप देख सकते हैं बहुत सारा मशीनरी लगा होता है, बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं। तो इन सबका खर्चा जो है ना वो सब हमें हमारे कॉस्ट में ऐड करना होता है। जो गुड्स हम बना रहे हैं उसकी कॉस्ट में ऐड करते रहना पड़ता है और ये खर्चा थोड़ा थोड़ा रिकवर करते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये भी काम चलते रहता है, इसमें भी मशीन्स लगी हुई है, इसमें भी साइंटिस्ट वगैरह है। ठीक है, ऑब्वियस बात है, एक्सपर्ट लोग होते हैं वहां पे जो उसमें काम करते रहते हैं और वो ये चेक करते रहते हैं क्या बेटर अप्रोचेस हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, सेलिंग और मार्केटिंग टीम्स जो होती है वो हमारी ज्यादातर बाहर घूमते रहती है, कस्टमर्स के पास जाती है। तो इन सेलिंग टीम्स का ट्रैवलिंग खर्चा काफी ज्यादा होता है। ये सेलिंग टीम्स का क्या होता है बेटा, ये बात ध्यान में रखिए कि ये सेलिंग टीम्स वगैरह क्या करती है, एक तो घूमती रहती है, इसके अलावा इन्हें कमीशन भी मिलता है। जितना माल ये बेच पाती है उतने उस बेसिस पे इन्हें कमीशन दिया जाता है। ये सब सेलिंग के खर्चों में आ जाता है। वी हैव ऑल्सो सीन कि बड़े बड़े कंपनीज में देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यू मे हैव वैन्स, there may be persons who may be distributing all this. Okay, this all expenses we must recover it from the product. Okay, ये सब हम लोग कॉस्ट में ऐड करते रहते हैं। ठीक है, then we have started with the classification of cost. Okay, classification of cost can be done in lot of ways. Okay, लेकिन हम लोगों ने जो पहला स्टार्ट किया था वो था एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के हिसाब से आपको क्या करना, इसे अलग करना। एलिमेंट्स अगर आप देखने जाओ तो एक्चुअली डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दो तरीके का हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट में भी हम लोगों ने मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस में स्प्लिट किया। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सिमिलरली इनडायरेक्ट वाले, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, याद रखिएगा सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक ही नाम है, दैट इज ओवरहेड्स। सारे इनडायरेक्ट जितने भी खर्चे हैं ना आपके, इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको ओवरहेड्स कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट याद रखिएगा, तीनों डायरेक्ट कॉस्ट को अगर आप मिला दो तो आपको प्राइम कॉस्ट मिलता है, जो ऑब्वियसली हम कॉस्ट शीट में भी बनाते ही हैं।
हम लोगों ने उसमें देखा भी है। नेक्स्ट, यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एक बेसिक डिफरेंशिएशन आपको समझा देता हूं, जिसमें 1-to-1 कोरिलेशन होता है। गुड्स जैसे जैसे बढ़ते जाते, प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ते चला जाता है, हमारा खर्चा अगर बढ़ते चला जाता है, तो हम कहते हैं देयर इज अ 1-to-1 कोरिलेशन। अगर गुड्स की आइडेंटिटी फाइनल प्रोडक्ट में भी देखी जा सकती है, ठीक है, आप रिलेट कर सकते हैं कि ये अगर मतलब क्वांटिटी डबल हो गई तो खर्चा भी डबल हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं काफी हद तक ये एक डायरेक्ट कॉस्ट है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट जनरली फिक्स नेचर के होते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट के साथ 1-to-1 कोरिलेट नहीं करते, ठीक है। सो दोज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और उसके बाद में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी हमने फंक्शनल ब्रेकअप आगे जाके देखा हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल्स जो फिनिश प्रोडक्ट में होते हैं, उसे आप पहचान सकते हैं। दे कैन बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड इन द प्रोडक्ट ऑल्सो, क्लोथ इन द ड्रेस मेकिंग, मटेरियल्स फॉर स्पेसिफिक जॉब एक्सेट्रा, ठीक है। सो दिस वेर डायरेक्ट मटेरियल्स। डायरेक्ट मटेरियल्स का एग्जांपल आपने देखा ही है कि अगर लिवाइस एक कपड़े बनाने वाली कंपनी है, तो उसके लिए जो रॉ कपड़ा आता है, रॉ डेनिम आता है, ठीक है, वो वाला क्या होता है, और कुछ नहीं, एक डायरेक्ट मटेरियल है, सीधा सीधा प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाला। डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन करने वाले मजदूरों का खर्चा, याद रखिएगा, प्रोडक्शन करने वाले मजदूरों का खर्चा। इन मजदूरों के लिए यहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड भी होगा जो इनके ऊपर देखरेख करता होगा, सुपरवाइजर हो सकता है जो इन पे देखरेख करेगा, वो सब इनडायरेक्ट लेबर में आता है। मेहनत ये लोग भी करते हैं, मेहनत सिक्योरिटी गार्ड्स भी करते हैं, सुपरवाइजर्स भी करते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट लेबर में आता है। एक्चुअल जो मशीनों पे काम करते हैं, जिनके ज्यादा होने से प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिनके कम होने से प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो ये और कुछ नहीं, ये डायरेक्ट लेबर है। इसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो 1-to-1 कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने कल के एग्जांपल में देखा था, रेंट पर यूनिट फॉर दिस मशीन। ये मशीन हमने किराए पे ली है और इसका रेंट पर यूनिट है, मतलब इट्स नॉट लाइक यू नो, ये एक रेंट पर यूनिट पे चलता है। तो फिर ये भी क्या हो जाता है बेटा, ये भी हमारे लिए एक डायरेक्ट एक्सपेंस जैसा ही है ना। नेक्स्ट, देन वी हैव सीन इनडायरेक्ट मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो मशीनों में लग जाते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो कैंटीन में लगते हैं लेकिन प्रोडक्शन से उसका लेना देना नहीं है, ऐसे मटेरियल्स इनडायरेक्ट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट में, फिनिश प्रोडक्ट में नहीं देखे जा सकते। इनडायरेक्ट लेबर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। देन वी हैव सीन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप देखिए, यहाँ पे अगर फैक्ट्री में काम चल रहा है, ये लाइट में एक्स्ट्रा भी लगा दूं तो भी मेरा प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला। समझने की कोशिश करिएगा, लाइट्स अगर एक्स्ट्रा भी होंगी तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला, उसका प्रोडक्शन का 1-to-1 कोरिलेशन नहीं होता है, ठीक है। सो फिर ये फैक्ट्री के बिल्डिंग्स का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री के बिल्डिंग का रिपेयर्स, ये सब खर्चा इनडायरेक्ट नेचर का होता है, ठीक है। एंड फाइनली देन वी हैव सीन दैट इनडायरेक्ट मटेरियल्स, लेबर एंड एक्सपेंसेस वेर ओवरहेड्स। We have actually started with the concept of the cost sheet. Okay. Now, before I move to the cost sheet, we have also seen a functional classification of overheads. Like overheads can be production overheads, जिसे हम works overheads कह सकते हैं. Works is a short form for workshop. Remember that. So production overheads, works overheads, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी इसे कहा जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सब इसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। जो फैक्ट्री के रिलेटेड इनडायरेक्ट खर्चे हैं ना, वो सब इसमें आ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, डिसीजंस लेने के लिए मैनेजमेंट के जितने खर्चे होते हैं, जैसे मैनेजमेंट का जो स्टाफ होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर का जो सैलरी होता है, ठीक है, ये सब मैनेजमेंट के जो खर्चे होते हैं ना, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में आते हैं। सेलिंग के रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं आपके, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम बात कर रहे हैं, वो सब के सब क्या है, वो सेलिंग ओवरहेड्स है। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हमें काफ़ी खर्चा लगता है, हमें मशीन क्या बोलते हैं, वैन्स भेजनी पड़ती हैं, माल लोड करना होता है, अनलोड करना होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड जो ओवरहेड्स होते हैं, वो और कुछ नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होते हैं। नेक्स्ट वी हैव सीन कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट हम लोग एक क्विक रिकैप करते हैं कि कॉस्ट शीट का ये फॉर्मेट किस तरीके का था। याद रखिएगा, आपको जब बड़े क्वेश्चंस दिए जाएंगे टू डिराइव द कॉस्ट, ओके, ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, तो आपको इस तरीके का एक फॉर्मेट जो है वो पूरा फॉलो करना है। एक स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ता है जिसे हम लोग कॉस्ट शीट कहते हैं, ठीक है। और कॉस्ट शीट से बाद में जाके प्रॉफिट निकाला जा सकता है, उसे हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में ले लेते हैं। सो और हर क्वेश्चन में नाम आप चेंज कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
हर क्वेश्चन में बेटा नाम चेंज हो सकता है, ठीक है। सो कई बार हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कहेंगे, कई बार हम इनकम स्टेटमेंट कह सकते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट कह सकते हैं इसको, अंडरस्टैंड, मतलब अलग अलग नाम रख सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो रॉ मटेरियल कंज्यूम से शुरुआत होगी। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल परचेज्ड हमने ले लिया, और रॉ मटेरियल को लाने तक का पूरा खर्चा लेना है ना। रॉ मटेरियल को लाने तक का पूरा खर्चा ले लेना है, जैसे फ्रेट, इनवर्ट, ड्यूटीज वगैरह अगर आपको कुछ लगती है, रॉ मटेरियल्स पे कोई ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, वो कट करके आपको रॉ मटेरियल का खर्चा लेना है। उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करिए, क्लोजिंग स्टॉक लेस करिए, तो आपको मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल भी अगर आप सिर्फ लिख कर छोड़ दे तो भी चलता है, ठीक है। सो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या करना है, रॉ मटेरियल जो हमने खरीदा उसको लाने तक के खर्चे ले लिए, वो दोनों ले लेने के बाद हमने क्या किया, वो दोनों ले लेने के बाद हमने ओपनिंग स्टॉक ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक लेस किया, आरएम कंज्यूम्ड मिला, ठीक है। आरएम कंज्यूम्ड के बाद हम लोगों ने डायरेक्ट लेबर ऐड किया, ठीक है, जो फैक्ट्री के मजदूर हैं उनका खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किए, जो प्रोडक्शन की रॉयल्टीज वगैरह है, जो सीधा सीधा प्रोडक्शन पे खर्चा हो रहा है वो, ये सब ऐड करने के बाद, तीनों डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करने के बाद हमें मिला प्राइम कॉस्ट, राइट। तीनों डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करने के बाद हमें मिला प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट के बाद अब इनडायरेक्ट की शुरुआत होती है। याद रखना इनडायरेक्ट का भी स्ट्रक्चर कैसा है। देखो प्राइम कॉस्ट तो हमें मिल गया तीनों डायरेक्ट लेके, फिर हमें सारे फैक्ट्री के ओवरहेड से शुरुआत करनी है। मतलब डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग पे नहीं जाएंगे, सबसे पहले फैक्ट्री जहां पर प्रोडक्शन चल रहा है वहां के ओवरहेड्स आप ऐड करो, ठीक है। और फैक्ट्री के अंदर देखिए हर माल रेडी नहीं होता है, कुछ माल रेडी हो चुका होता है, कुछ नहीं होता है, तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी इसमें ऐड करिए और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लेस कर लीजिए। मतलब प्राइम कॉस्ट आ गया, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर लो, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर लेने के बाद में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लेस। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है, जो जहां जहां पर माल बन रहा है, जो फैक्ट्री बन रही है, जो मतलब जिस फैक्ट्री में काम हो रहा है, जिन मशीन्स पे काम हो रहा है, उसके ऊपर होने वाला सारा खर्चा वो इस फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा, ठीक है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो गया, इंश्योरेंस प्लांट मशीन हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग्स का इंश्योरेंस हो गया, ये सब कुछ प्राइम कॉस्ट में आ जाता है, ठीक है। सो ये आपको फैक्ट्री, सॉरी प्राइम कॉस्ट बोल रहा हूँ, ये सब कुछ फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाता है, जो हम लोग प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे। प्राइम कॉस्ट में ये ओवरहेड्स ऐड हो जाने के बाद ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड, क्लोजिंग लेस, आपको मिल गया फैक्ट्री कॉस्ट। अब आप देखो उसका नाम भी एकदम प्रॉपर लिया है उन्होंने, प्राइम कॉस्ट मिला डायरेक्ट खर्चे, फैक्ट्री के ओवरहेड जोड़ दिए तो हमें पूरे फैक्ट्री के कॉस्ट मिल गया है ना, पूरा फैक्ट्री का एग्जैक्ट कॉस्ट कितना हुआ हमारा वो हमें मिल गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री से अब माल रेडी हो चुका है तो उसमें क्वालिटी चेक किया जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कुछ खर्चे जो होते हैं प्रोडक्शन के रिलेटेड वो हम लोग इसमें ऐड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड वो भी प्रोडक्शन रिलेटेड वो ऐड किया जाता है। अगर स्क्रैप बेच रहे हैं, फैक्ट्रीज में ही स्क्रैप भी निकलता है, तो वो आप बेच के जो पैसा मिलेगा, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट ऐड करके पैसा जो खर्चा आएगा, ये सब मिलकर हो जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये वाला एक इंपॉर्टेंट स्टेप है फैक्ट्री कॉस्ट में। पूरे फैक्ट्री की कॉस्ट हमारी बन गई, उसमें आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन के रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ठीक है, ये ऑफिस होगा, कॉर्पोरेट ऑफिस का खर्चा हम लोग प्रोडक्शन पे जोड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू, अगर कुछ रियलाइजेबल वैल्यू उसका तो वो आप लेस करो और प्राइमरी पैकिंग ऐड करो, तो ये सब करके आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग एफजी आप एड लेस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा। वंस यू हैव गॉट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके बाद आपको दो चीजें और ऐड करनी है, रहता तीन चीजें, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जनरल वाले, प्रोडक्शन वाले तो अभी अपन ने देखा पीछे किस में ऐड हो गए, प्रोडक्शन वाले फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड हुए, राइट, प्रोडक्शन वाले फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड हुए, और उसके बाद प्रोडक्शन वाले जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं वो फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड हुए। उसके बाद में जो जनरल वाले एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं, ठीक है, वो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स ऐड करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करोगे, तब जाके आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था और इसके ऊपर क्वेश्चन भी स्टडी किया था। यहाँ तक हमने मोरलेस हमारे लास्ट लेक्चर में किया है, और अब हम लोग फाइनली हमारे फ्रेश जो आज के टॉपिक्स है उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो दिस इज अवर यूजुअल हैबिट, वी ऑलवेज कीप ऑन रिवाइजिंग व्हाट वी हैव डन ऑन द लास्ट डे। लेट्स स्टार्ट।
क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। हम लोगों ने एलिमेंट वाइज देख लिया, फंक्शन वाइज देख लिया, बराबर है। हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया, उसमें भी फिर हम लोगों ने मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ये सब ऐसे स्प्लिट किए। और अब क्लासिफिकेशन करते हैं कॉस्ट का वेरिएबिलिटी के नेचर के हिसाब से, कि कौन सा खर्चा वेरी होता है, कौन सा खर्चा वेरी नहीं होता है, बराबर है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय वेरिएबिलिटी, ठीक है, या उनके बिहेवियर के नेचर से। तो सबसे पहला आता है फिक्स कॉस्ट। इसके नाम में ही है, एक ऐसा खर्चा जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता, एक ऐसा खर्चा जो प्रोडक्शन के साथ, सेल्स के साथ, टर्नओवर के साथ चेंज नहीं होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या हो सकता है? एक ऐसा खर्चा जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता। आपको भी इसके बारे में प्रैक्टिकली आइडिया तो है ही, जरा सोचिएगा ऐसा कौन सा खर्चा हो सकता है जो प्रैक्टिकली चेंज नहीं होता अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा। सृष्टि बिल्कुल सही बेटा आपका जवाब। सुमेध आपका भी जवाब सही। सुमेध आपका जवाब गलत है बेटा, आपने लेबर कहा है। लेबर तो जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन करूंगा लेबर बढ़ाना पड़ेगा मुझे। सबसे सिंपल एग्जांपल है उसका रेंट। राहुल आपका भी जवाब सही है, रेंट एकदम बेसिक खर्चा है जो क्या बोलते हैं चेंज नहीं होता है ना। आपका प्रोडक्शन बढ़े या घटे रेंट चेंज नहीं होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, बेटा सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा। मेरी फैक्ट्री के अंदर मशीन्स ज्यादा प्रोडक्शन करे, कम प्रोडक्शन करे, लेकिन बाहर जो बैठा हुआ सिक्योरिटी गार्ड है उसका जो सैलरी है वो चेंज नहीं होने वाला। अंडरस्टैंड? तो ऐसे जो खर्चे होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ में, आउटपुट के साथ में वेरी नहीं करते, उसे कहते हैं बेटा और कुछ नहीं फिक्स कॉस्ट। इसमें रेंट आ जाता है सबसे मेन। इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑब्वियसली बात है, फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस का जो खर्चा है, आप कितना भी प्रोडक्शन करो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। दे रिमेन द सेम एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो दिस आर फिक्स कॉस्ट। एज यू कैन सी द ग्राफ ऑल्सो, सी दिस ग्राफ, आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज माई आउटपुट 0 से 100 यूनिट्स, 100 से 200 यूनिट्स, 500 यूनिट्स तक मैं चला गया, लेकिन मेरा फिक्स खर्चा, मान लीजिए खर्चा अगर रेंट है 10,000 पर मंथ, तो ये खर्चा उधर का उधर ही है। ये खर्चा चेंज हुआ क्या? ये खर्चा चेंज नहीं हुआ। सो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है जहां पर मतलब हमारा प्रोडक्शन डबल होते जा रहा है, ट्रिपल होते जा रहा है, लेकिन हमारे फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ फिक्स कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विथ आउटपुट। ओके, नाउ लेट्स सी डिफरेंट वन। सेकंड वन, दैट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। नाम से ही समझ जाएगा आपको। वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसा खर्चा जो वैरी होता है, एक ऐसा खर्चा जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होते रहता है। प्रोडक्शन बढ़ा तो बढ़ जाएगा, घटा तो घट जाएगा, ये खर्चा भी ऐसा खर्चा है वेरिएबल कॉस्ट। सबसे सिंपल एग्जांपल है इसका लेबर का खर्चा और मटेरियल का खर्चा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं, मान लीजिए मैं कपड़ा बनाने वाली एक कंपनी हूं, ठीक है। सो मैं कपड़ा बना रहा हूं, तो अगर मुझे मान लीजिए एक जीन्स बनानी है, तो मुझे अगर 1 मीटर कपड़ा लगता है, और वो 1 मीटर जो है वो समझो 50 रुपए का आता है, ठीक है। तो अगर मुझे, आप खुद ही सोचिए, 50 जीन्स बनानी है तो मुझे कितने मीटर लगेंगे? एक जीन्स को अगर 1 मीटर लगता है तो 50 जीन्स को 50 मीटर ही लगेगा। खर्चा मेरा अगर एक का 50 रुपए है तो 50 मीटर का 50 इंटू 50 2,500 का हो जाएगा। मेरा पॉइंट ये है कि जो मेरा मटेरियल कंज्यूम्ड है, जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ते जाता है वो बढ़ते चला जाता है। अगर मैंने नेक्स्ट क्वार्टर में प्रोडक्शन कम हो गया, 30 जीन्स का हो गया, तो मेरा मटेरियल का खर्चा भी 30 मीटर का ही रहेगा। अंडरस्टैंड? तो जो खर्चा डायरेक्टली वेरिएबल है विद द प्रोडक्शन, वो खर्चा हो जाता है बेटा क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, नाउ वेरिएबल कॉस्ट का आप एक ग्राफ देखो। मैं आउटपुट बढ़ाते चला जा रहा हूं, 0 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, 100 टू 200, 200 टू 300। क्या ये खर्चा स्टैग्नेंट है? नहीं, ये खर्चा भी 0 से शुरू होता है। ये 0 से क्यों शुरू हुआ? फिक्स कॉस्ट वाला ग्राफ आप देखो, वो 0 से शुरू नहीं हुआ। मेरे 0 प्रोडक्शन पे भी फिक्स कॉस्ट का खर्चा आ रहा था। अगर मैं प्रोडक्शन 0 भी कर दूं तो भी रेंट 0 नहीं हो रहा था। समझने की कोशिश करो, मैं प्रोडक्शन 0 भी कर दूं तो रेंट 0 नहीं हो रहा था। रेंट का जो फिक्स कॉस्ट है वो तो शुरू ही था। लेकिन अगर हम लोग वेरिएबल की बात करें तो उसका ग्राफ हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर आप 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको कपड़े की जरूरत भी 0 ही होगी।
सो अंडरस्टैंड, इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है और वो सेम प्रपोर्शन में कंटिन्यूअस बढ़ते रहता है। ठीक है, अगर 100 यूनिट का खर्चा 10,000 है तो 200 यूनिट का 20,000, 300 यूनिट का 30,000, 400 यूनिट का 40,000, वैसे ही 500 यूनिट का 50,000। एंड मुझे बताने की जरूरत ही नहीं होगी कि अगर 600 यूनिट का प्रोडक्शन हो गया तो खर्चा कितना होगा। सो अंडरस्टैंड, एक वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, दैट कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाट यू मस्ट अंडरस्टैंड बाय नाउ इज फिक्स कॉस्ट विल नेवर बी जीरो। Fixed cost will be there even if the output is zero. Variable cost will be zero if your output is zero. Like that. Okay. So this is fixed cost and variable cost. Do you know इन दोनों के बीच में भी एक है? इन दोनों के बीच में भी एक है। फिक्स कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता, वेरिएबल कॉस्ट जो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है। सुमेध, आपका जवाब सही है। इन दोनों के बीच में एक है जिसे हम लोग सेमी वेरिएबल कहते हैं। सेमी वेरिएबल क्या होता है, जो एक लेवल तक फिक्स रहता है और उस लेवल के बाद में वो वैरी करता है। ठीक है, जो फिक्स्ड कंपोनेंट और वेरिएबल कंपोनेंट दोनों की खासियत दिखाता है। एक सबसे सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं, एक सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैं यहां से, बेटा मैंने एक टैक्सी ली, ठीक है। अब मैं यहां पे पूना के एक एरिया की, चलो एक पूना की एक एरिया की बात करता हूं। यहां से मेरे घर से मुझे स्वारगेट जाना था, तो मैंने टैक्सी ली, ठीक है, या मैंने ऑटो लिया। बेटा मैं जैसे ही गाड़ी में बैठा, जैसे ही उसने मीटर ड्रॉप किया, मेरा मीटर स्टार्ट हुआ 30 रुपीज से। अज्यूम करो, ओके, 30 रुपीज से मेरा मीटर स्टार्ट हुआ। प्रैक्टिकली कम है लेकिन आप 30 सोचो। और मुझे यह कंसेशन है कि मैं 1.5 किलोमीटर तक अगर कहीं भी जाऊं तो मुझे सिर्फ 30 ही रुपए देने हैं। तो मैं, ऐसा भी हो सकता है कि मैं 0.1 किलोमीटर ही ट्रैवल करूं तो भी मेरा खर्चा 30 रुपए। अगर मैं 1 किलोमीटर ट्रैवल करूंगा तो भी खर्चा 30 रुपए, 500 मीटर्स करूंगा 30 रुपए, 1.5 किलोमीटर भी करूंगा तो भी मेरा खर्चा 30 रुपए ही होगा। और अगर मैं उसके थोड़ा सा आगे चला जाता हूं, 1.5 के आगे चला जाता हूं, समझने की कोशिश करिएगा, 1.5 किलोमीटर तक खर्चा उतने का उतना रहेगा। अप टू 1.5 किलोमीटर खर्चा 30 रुपए का 30 रुपए ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे मेरे किलोमीटर्स में आगे बढ़ाता जाऊंगा, 2 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स, दिस कॉस्ट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। वो मीटर भागने लगेगा। ठीक है, और जैसे जैसे मेरा आगे का काम चलता रहेगा, वैसे वैसे मीटर भी बढ़ते चला जाएगा। मैं जितना दूर लेके जाऊंगा उतना वो मीटर चलेगा। तो ये एक ऐसा कॉस्ट है जिसमें फिक्स्ड का भी एक फीचर है कि ये स्टार्ट होते हुए भी कुछ मतलब मीटर होता ही यहां पे। जैसे ही काम मतलब स्टार्ट हुआ, आपको सोच लिया आपने कि आपको कहीं जाना है, कि आपको ये मीटर लग गया, और उसके बाद एक सर्टेन लेवल तक ये फिक्स होता है, उसके बाद ये वेरी भी करता है। तो ये दोनों के फीचर्स दिखाता है। ठीक है, ये एकदम प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल है। आप भी टैक्सी में कितनी बार बैठे होंगे, कितनी बार अपने ऑटोज में बैठे होंगे। तो एक मिनिमम फेयर जो होता है वहां पे फिक्स होता है, और उसके बाद में एक सर्टेन लेवल तक आपको फ्री दिया जाता है, उसके बाद आपको पे करना होता है। लाइक दैट, ऐसे ही टेलीफोन बिल्स का होता है। ठीक है, एक टेलीफोन बिल्स का होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैंने अभी क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक अनलिमिटेड प्लान वाला लिया हुआ है। तो अनलिमिटेड प्लान जो है, अभी उसमें मेरे को क्या बेनिफिट दिया है उन्होंने, कि अनलिमिटेड प्लान में आपको 2 GB डेली का फ्री। ठीक है, और उसके बाद में अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, पहले तो स्पीड स्लो करेंगे, लेकिन अगर स्पीड मुझे स्लो नहीं करनी है, आई कैन नॉट अफोर्ड स्लोइंग स्पीड और माई कनेक्शंस, तो फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट शेल ऑफ करना पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट पे ऑफ करना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंड, ये टेलीफोन बिल्स हो गए, गैस और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, इनके कुछ मिनिमम चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रिक का आप कभी बिल उठा के देखना, उसमें एक मिनिमम चार्ज लगा हुआ होता है। ठीक है, और वो मिनिमम चार्ज में आपको 100 यूनिट फ्री भी मिलते हैं। आप उससे उतना मिनिमम चार्ज भी पे करो तो भी 100 यूनिट तक का आपको खर्चा नहीं आएगा। तो अंडरस्टैंड, कुछ फ्री भी कंपोनेंट आपको उसमें दिया हुआ होता है। लाइक दैट। तो ये है सेमी वेरिएबल, जो एक्चुअली दोनों के आपको फीचर्स देते हैं। तो आपका जैसे अगर आप शुरुआत में जीरो से भी काम कर रहे हैं तो एक खर्चा बिल्कुल जीरो, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट से ही स्टार्ट होता है, और उसके बाद में ये धीरे धीरे प्रोडक्शन के साथ बढ़ने लगता है। अंडरस्टैंड, लेकिन ऑब्वियस बात है उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ता जिस प्रपोर्शन में आपके बाकी के खर्चे बढ़ते हैं। Understand? So this shows the features of both. This total semi-variable cost is actually having the features of both fixed as well as variable.
एंड रिमेंबर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इवन फिक्स्ड भी और बढ़ने लगता है। अगर मुझे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाना है तो हो सकता है मुझे एक और फैक्ट्री किराए पे लेनी पड़े। सो एक बहुत लेवल के बाद में फिक्स खर्चा भी वेरी हो सकता है। रिमेंबर नाउ आई केप्ट सम एग्जांपल्स। यहां तक किसी को कोई क्वेरी बेटा? वैसे तो ये बहुत सिंपल सी चीज थी। खर्चा जो है वो तीन तरीके का हो सकता है। फिक्स्ड जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होगा, वेरिएबल जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ते चला जाएगा, और सेमी वेरिएबल जिसमें दोनों के फीचर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें दोनों के फीचर्स होते हैं। कोई क्वेरीज? परफेक्ट। चलो इस क्वेश्चन को आंसर करो। ये क्वेश्चंस आपको कहीं मिलेंगे नहीं बेटा, ये क्वेश्चन मैंने खुद ने ही फ्रेम किया था, कल ही फ्रेम किया इनफैक्ट। अमित स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन एग्री प्रोडक्ट्स। For this purpose, he took up a shop on rent for 3,000 per month. Also, he got an electricity connection in which the minimum amount charged is 500 per month, and the charge will vary as per your total consumption. The goods can be purchased by Amit at a cost of 400 per unit and can be sold at a price of 750 per unit. Also, Amit is required to pay rupees 20 per unit as loading and unloading charges. Classify the expenses between fixed, variable, and semi-variable. We'll be doing it one by one. Tell me something. He started a business. He took a shop on rent for 3,000 per month. Come on. F, B or S? Fixed, variable या semi variable? बिल्कुल सही है बेटा, सारे आंसर्स अभी तक मेरे पास सही है। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर्स करेक्ट है, दैट इज फिक्स्ड। ठीक है, सबके आंसर सही है, दैट इज फिक्स्ड। कम ऑन। He got a electric connection, okay, in which minimum amount charged is 500, और उसके बाद जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करोगे वो बढ़ते चला जाएगा। तो क्या फिक्स्ड, वेरिएबल या सेमी वेरिएबल? एफ एस वी। कम ऑन। सुमेध, राहुल, जय, सबके आंसर सही है। दिस इज काइंड ऑफ अ सेमी वेरिएबल। उसमें कुछ फिक्स कंपोनेंट भी है और उसके बाद कुछ वेरिएबल कंपोनेंट भी है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा खर्चा भी वैरी होने वाला है। सो देयर इज अ फिक्स कंपोनेंट एज वेल एज अ वेरिएबल कंपोनेंट। नेक्स्ट, गुड्स कैन बी परचेस्ड बाय अमित एट अ कॉस्ट ऑफ 400 पर यूनिट। वो ट्रेडर है तो वो खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा। तो जो वो खरीद रहा है, जो ये मटेरियल का खर्चा है 400 पर यूनिट, टेल मी डायरेक्ट, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल? सुमित सही है आपका जवाब, जय सही है। कम ऑन, एफ, एस और वी। ये जो मटेरियल्स का खर्चा है, आप सोचो जैसे जैसे आपको काम बढ़ाना है ये खर्चा बढ़ते चला जाएगा, ये सेम रहेगा। राहुल आपका भी जवाब सही है, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन एंड ट्रेडिंग आपका बढ़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, ट्रेडर है हम सिर्फ। तो जैसे जैसे आपका ट्रेड बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका मटेरियल का खर्चा भी बढ़ते जाएगा। हम ज्यादा मटेरियल्स खरीदेंगे अगर हमें ज्यादा ट्रेड करना है, लाइक दैट। तो फिर ये खर्चा बिल्कुल ही वेरिएबल नेचर का है, ये डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है। आगे कैन बी सोल्ड एट 750, ये तो सेल्स है, खर्चा है ही नहीं। अमित इज रिक्वायर्ड टू पे 20 पर यूनिट एज लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस। कम ऑन, फिक्स्ड और वेरिएबल और सेमी वेरिएबल? 20 रुपए पर यूनिट क्या बोलते हैं, लोडिंग अनलोडिंग। सुमेध, गुंजन, आप लोगों के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। कम ऑन, 20 रुपीज पर यूनिट एज लोडिंग एंड अनलोडिंग। जय, राहुल, आप लोगों के आंसर्स बिल्कुल सही है, दैट इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट। दैट इज नथिंग बट वेरिएबल, ये फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, चलो आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। कम ऑन, this is from your study materials. A taxi provider charges a minimum of 80 rupees, thereafter 12 rupees per kilometer for distance travel. The behavior of the conveyance cost is what? Come on, A option, B option, C option or D option? Yes, which option? Come on, सोच समझ के आंसर करिएगा। सुमेध, सृष्टि, आपका जवाब सही है। जय, आपका जवाब सही है। गुंजन, आपका जवाब बेटा गलत हो गया, ध्यान रखिए। द करेक्ट आंसर शुड बी सेमी वेरिएबल। मिनिमम खर्चा भी है तो एक फिक्स्ड कंपोनेंट भी है और उसके बाद वेरिएबल कंपोनेंट भी है, तो ऐसा खर्चा सेमी वेरिएबल होता है। क्या होता है? ऐसा खर्चा सेमी वेरिएबल होता है। अंडरस्टैंड? ठीक है, सो देयर इज सम फिक्स कंपोनेंट एज वेल एज सम वेरिएबल कंपोनेंट, तो दिस काइंड ऑफ कॉस्ट इज नथिंग बट अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स? गुड, लेट्स स्टार्ट नाउ। कंट्रोलेबिलिटी के नजर से देखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक कौन कौन सा देखा? हम लोगों ने सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखे थे, बराबर है। उसके बाद हम लोगों ने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, वो सब चीजें देखी।
ठीक है, ये सब हमारे लास्ट लेक्चर में हुआ था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है उनके बिहेवियर के हिसाब से, वेरिएबिलिटी के हिसाब से। अब बात करते हैं खर्चा कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से कौन कौन सा होता है। एकदम सिंपल है, खर्चा दो तरीके का हो सकता है, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। खर्चा किस तरीके का हो सकता है, या तो आप कंट्रोल कर सकते हो या आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, कॉस्ट दैट कैन बी कंट्रोल्ड टिपिकली बाय अ कॉस्ट प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर इज कॉल्ड एज अ कंट्रोलेबल कॉस्ट। नाउ स्टूडेंट्स विल हैव अ डाउट मे बी, सर व्हाट इज अ कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर। बेटा ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं जिनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाती है, और ये मेरे आज के ही लेक्चर में मैं आगे कवर करने वाला हूं। ठीक है, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं और इनको क्या काम दिया हुआ होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है, क्या आपने उसे देखा है? डेफिनेटली आपने उसे देखा है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इसे। ये ऑब्वियस बात है, पहली बार नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है अपने को नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो ये चीजें देखी, ये एक्चुअली कॉस्ट सेंटर्स हैं, प्रॉफिट सेंटर्स हैं, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स हैं। तो कॉस्ट जो कंट्रोल करके रख सकते हैं ऐसे मैनेजर्स, वो कंट्रोलेबल कॉस्ट है। जो कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते वो अनकंट्रोलेबल है। So cost, controllable cost incurred by a particular responsibility center can be influenced by the action of the manager heading that responsibility center. ओके, तो खर्चा वो क्या कर सकता है, जो खर्चा वो कंट्रोल कर सकता है इज नथिंग बट कंट्रोलेबल, राइट। जो खर्चा वो कंट्रोल कर सकता है, जो कंट्रोल करने की उसकी ताकत है, वो और कुछ नहीं, वो एक कंट्रोलेबल कॉस्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट कॉस्ट कंप्राइजिंग डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड सम ऑफ द ओवरहेड्स आर जनरली कंट्रोलेबल बाय द शॉप फ्लोर सुपरवाइजर और द फैक्ट्री मैनेजर। कुछ खर्चे जैसे मटेरियल का खर्चा, ऑब्वियस बात है कौन से जॉब के लिए कौन सा मटेरियल लगेगा, कितना लगेगा, ये खर्चा काफी हद तक फैक्ट्री मैनेजर या फ्लोर सुपरवाइजर कंट्रोल करके रख सकते हैं। बराबर है, ये खर्चा फैक्ट्री का सुपरवाइजर या फ्लोर सुपरवाइजर या फैक्ट्री मैनेजर कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो खर्चा कंट्रोल करना उनके बस में है, वो खर्चा होता है डायरेक्ट, वो खर्चा होता है कंट्रोलेबल। सीधा सीधा है ना, मैं अगर फ्लोर का सुपरवाइजर हूं, ठीक है, मैं देख रहा हूं कि मटेरियल का खर्चा मैं रोक सकता हूं, यहां पे इस जॉब पे ये मटेरियल नहीं लगना चाहिए, तो वो जो खर्चा मैं कंट्रोल करके रख सकता हूं वो होता है कंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, और फिर सिंपल है, जो खर्चा मैं कंट्रोल नहीं कर सकता वो कौन सा होगा? जो खर्चा मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, जो खर्चा मेरे कंट्रोल करने की ताकत नहीं है, वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। For example, expenditures on the tool room is controllable by the foreman in charge, but the share of the tool room expenditure which is apportioned to a machine shop is not controlled by the machine shop foreman. I am sure अभी तक आपको ये क्लियर नहीं हुआ है कि what is uncontrollable. मैं आपको इसका है ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाता हूँ। इस फोटो को देखो, ये सारे के सारे एम्प्लॉइज, ये सारे वर्कर्स कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, उस उनके हाथ में जो जॉब दिया गया है, उस जॉब का खर्चा, उस जॉब में लगने वाला मटेरियल, आप खुद सोचना और मुझे आंसर करो, उस जॉब पे जो वो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो उनके लिए कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल? सी या यू? कम ऑन, जो खर्चा, जो मटेरियल्स वो अपने जॉब पे यूज कर रहे हैं, क्या वो उनके कंट्रोल में है या नहीं? थिंक ओवर इट। क्या वो खर्चा रोक पाना उनके हाथ में है या नहीं? सुमित, जवाब गलत है बेटा। प्रोडक्शन ये कर रहे हैं, ये डेफिनेटली वेस्टेजेस अवॉइड कर सकते हैं, ये डेफिनेटली कंट्रोल करके रख सकते हैं कि भाई मेरे लिए, मेरे जॉब के लिए मुझे इतना ही मटेरियल यूज करना है, सो वो सब उसके कंट्रोल करके रख सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि सर अगर ये कंट्रोलेबल है तो अनकंट्रोलेबल क्या है? मैं आपको बताता हूं बेटा, ये वर्कर इस फैक्ट्री के रेंट को रोक सकते हैं क्या? ये इनके अथॉरिटी में है क्या? थिंक, ये वर्कर का काम है सिर्फ प्रोडक्शन करना, फैक्ट्री के रेंट देखना नहीं। तो इन वर्कर्स के लिए फैक्ट्री के रेंट को रोक पाना इम्पॉसिबल है, अनकंट्रोलेबल है। हम कहेंगे कि इन वर्कर की अथॉरिटी नहीं है कि फैक्ट्री का रेंट रोक दें, तो ये कॉस्ट, फैक्ट्री का रेंट इन लोगों के लिए अनकंट्रोलेबल है। हाँ, क्या कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर ये रेंट कंट्रोल कर सकता है? डेफिनेटली मैनेजिंग डायरेक्टर क्या कर सकता है? वो फैक्ट्री का रेंट बंद कर सकता है, वो फैक्ट्री शिफ्ट कर सकता है, नई फैक्ट्रीज खरीद सकता है। अंडरस्टैंड, वो फैक्ट्री का मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, मतलब कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, वो पूरा का पूरा ये एक्टिविटी दूसरी जगह पे शिफ्ट करवा सकता है, लेकिन ये इनके बस की बात नहीं है। सो कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल क्या होता है मालूम है? कि एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में कितना कंट्रोल है।
तो ये अपने हाथ में जो जॉब्स हैं उनका खर्चा कई हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर का रेंट का खर्चा चालू है, जो लाइटिंग्स का खर्चा चल रहा है, जो इलेक्ट्रिक का खर्चा है, या इन मशीन्स का डेप्रिसिएशन है, इनको रोक पाना इनके बस की बात नहीं है। तो ये खर्चा इनके लिए अनकंट्रोलेबल है। समझ रहे हो आप? अच्छा, इसका मतलब यह भी हुआ कि कोई खर्चा इनके लिए अगर अनकंट्रोलेबल है, जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी अनकंट्रोलेबल हो। तो फैक्ट्री का रेंट इनके लिए अनकंट्रोलेबल है, लेकिन कंपनी के एमडी के लिए तो वो कंट्रोलेबल है वो भी। I hope you are getting the point. So, what is the difference between controllable and uncontrollable? The difference between controllable and uncontrollable is simple. It is based on individual judgment. कोई कॉस्ट अनकंट्रोलेबल नहीं है, सिर्फ वो उस पर्सन के लिए कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है, वो आपको देखना होता है। इट इज ओनली इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल कि हम देखते हैं कि वो उसके लिए कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल। मैं आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, इन लोगों के लिए ये जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो मशीन्स यहां पे लगी है, या आप फर्नीचर या इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, उसका डेप्रीसिएशन इन लोगों के लिए कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है? थिंक। जो मशीन्स वहां लगी हुई है उसका जो डेप्रीसिएशन है वो ये लोग रोक सकते हैं क्या उसको? सुमेश, जय, आप लोगों के जवाब सही है। कम ऑन अदर्स, कीप ट्राइंग। ये जो मशीन्स लगी हुई है, क्या वो उसका खर्चा रोक सकते हैं? सृष्टि, आपका जवाब सही है। राहुल, आपका जवाब सही है। सोम, आपका जवाब सही है कि ये जो मशीन्स है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका डेप्रिसिएशन रोकने का ताकत इनका नहीं है। तो ये क्या है? ये खर्चा इन लोगों के लिए अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एमडी के लिए ये कंट्रोलेबल है। ये भी वो हो सकता है मशीन ही बेच दे। अंडरस्टैंड? सो कुछ खर्चा ये लोग रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, अपने जॉब्स के ऊपर कितना मटेरियल इस्तेमाल करना है, कितना टाइम स्पेंड करना है, ये इनके कंट्रोल में है। हम कहेंगे कि ये जॉब जो है इनके लिए कंट्रोलेबल है। ठीक है, सो लाइक दिस वी विल डिफाइन बिटवीन व्हाट इज कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। सो जो मेरे कंट्रोल करने की ताकत है, मैं मेरे नजर से बात करूंगा। ठीक है, आई विल नॉट लुक फ्रॉम द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर मैं मेरे नजर से बात करूं, अगर ये खर्चा मैं कंट्रोल कर सकता हूं, कंट्रोलेबल। मैं खर्चा कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा फॉर मी। ओके, अब मेरे पास एक क्वेरी आया है यहाँ पे चैट में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स नहीं होगा राइट लेबर के कंट्रोल में? सी, एक्चुअली कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स में भी है ना बेटा, डिपेंड करता है। मतलब अगर जॉब प्री डिफाइंड है, जॉब क्या है? प्री डिफाइंड है। जॉब प्री डिफाइंड है कि आपको एक पर्टिकुलर जॉब के लिए एक्स 2 यूनिट्स, वाई 3 यूनिट्स और जेड 5 यूनिट्स ही लेने हैं। ये पहले से ही अगर डिटरमाइंड है, आप ना उससे ज्यादा ले सकते हो ना कम ले सकते हो, तो फिर आपके लिए ये अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, लेकिन अगर जॉब कुछ ऐसा है जिसमें आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, तो वो आपके हाथ में होता है। वो आपके हाथ में होता है। जैसे टेलर के लिए कपड़े की बात करता हूं, टेलर के लिए कपड़े की बात करता हूं, तो वो है ना काफी हद तक कंट्रोलेबल होता है। याद रखिएगा, कपड़ा भी कैसे वो कट कर रहा है, क्या छोटे छोटे बचे हुए टुकड़े भी वो कपड़े में डाल के उसे यूज कर रहा है कि उसे फेंक रहा है। अंडरस्टैंड? सो ये उसके हाथ में कंट्रोलेबल होगा। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर जॉब है जिसमें उनका डिफाइंड है ऑलरेडी कि इसको 2 यूनिट ही लगाना है, इसको 3 ही लगाना है, इसको 5 ही लगाना है, तो वो कंट्रोलेबल नहीं है, वो अनकंट्रोलेबल है। सुमित, क्लियर हो गया बेटा आपका क्वेरी? वो लेबर के हाथ में नहीं होगा, वो लेबर के हाथ में नहीं होगा। ऑब्वियसली वो खरीदने का खर्चा इसके हाथ में नहीं है, लेकिन ये वर्करों के हाथ में क्या है? ये स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास जाएंगे कि स्टोर्स कीपर हमें कुछ मटेरियल दो ताकि हम प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, तो वो स्टोर कीपर से कितना माल लेना, मतलब ये इनके हाथ में है। समझ रहे हो आप बात? तो दैट पार्ट विल बिकम कंट्रोलेबल फॉर देम। So that is because of controllability. That is particularly we can say that is on person to person. ये खर्चा उसके लिए कंट्रोलेबल है या नहीं है। नॉर्मैलिटी, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बेटा अभी अपन आए हैं कि खर्चा नॉर्मल किसे कहते हैं। इस पे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लूंगा, दो एग्जांपल्स लूंगा, और उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा थ्योरी सीखेंगे।
नॉर्मेलिटी, ठीक है, अभी तक हम लोग सब प्रैक्टिकल्स के साथ साथ ही करते जा रहे हैं। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मल खर्चा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल लाइटली मत लेना। इनफैक्ट आपके सारे टॉपिक्स जो अभी तक आपने सीखे ना, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नॉर्मल कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट विच इज नॉर्मली incurred at a given level of output under the conditions at which the level of output is normally attained। ऐसा खर्चा जो नॉर्मली इनकर होता है एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, और वो भी उन कंडीशंस पे जो कंडीशंस नॉर्मली लगती हैं। इट इज द एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो विच इज बाउंड टू हैपन। ये सेंटेंस मैंने ऐड किया हुआ है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसा खर्चा है जो होने ही वाला है, जिसे तुम रोक नहीं सकते। याद रखना, नॉर्मल कॉस्ट क्या होता है? एक ऐसी चीज जो मोर और लेस होगी ही। ऐसा एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो तुम्हें पता है कि यही होने वाला है, उसे नॉर्मल कॉस्ट कहते हैं। जो तुम पहले से जानते हो, पहले से एक्सपेक्ट करते हो कि इतना ही खर्चा होगा। एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होता है? एक ऐसा खर्चा जो नॉर्मली इनकर नहीं होता एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। एक ऐसा खर्चा विच इज नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, उन कंडीशंस पे वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने अगर एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया उसके लिए, तो वो होता है एबनॉर्मल कॉस्ट, और उसे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजते हैं, कॉस्टिंग P&L। ओके, हम लोग सारे एबनॉर्मल खर्चों को हमेशा कॉस्टिंग P&L ही भेजते हैं। ये याद रखिएगा। आप ये एबनॉर्मल जो वेस्टेज देख रहे हैं, एबनॉर्मल जो खर्चा देख रहे हैं, ये आप हर जगह देखेंगे। एबनॉर्मल मटेरियल, ओके, एबनॉर्मल लेबर, जो भी एबनॉर्मल्स आप देखोगे वो हमेशा कॉस्टिंग P&L ही जाते हैं, ठीक है ना। तो आप याद क्या रखोगे, कैसे ध्यान में रखोगे इसे? जो खर्चा आप पहले से जानते हैं कि होने वाला है, एक्सपेक्टेड है, वो नॉर्मल कॉस्ट है, क्योंकि उसमें लिए आपके लिए कोई सरप्राइज नहीं है, आप जानते थे कि ये होने वाला है, ठीक है। और एबनॉर्मल कॉस्ट क्या है? जो आपने सोचा भी नहीं था और ऐसे कुछ सिचुएशंस हो गई और आपको वो खर्चे करने पड़ गए, तो वो खर्चा हो गया एक एबनॉर्मल कॉस्ट जो कॉस्टिंग P&L जाता है। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स ऑन दिस। ट्राई द फर्स्ट वन। सी दिस क्वेश्चन, Rishabh is a business. Again, these questions have been manually framed by me. Understand? ये सब मैंने आपको बस नॉलेज देने के लिए, एक आइडिया देने के लिए दिए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेंगे, मैंने ही फ्रेम किए हुए हैं। ऋषभ इज इन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। ही इज रिक्वायर्ड टू पे ₹40 पर बैग। नाउ वी नो सीमेंट में बैग्स बनानी पड़ती हैं, ठीक है। सो ऋषभ जो है वो सीमेंट बना रहा है, उसे ₹40 पर बैग जो है ना अपने एम्प्लॉयज को वेजेस देनी पड़ती है। However, on account of coronavirus, there was an acute shortage of labor, due to which, to complete the production schedule, he was required to pay ₹75 per bag as wages. Classify the above into normal and abnormal cost. सोचो, नॉर्मल खर्चा कितना होना चाहिए था? कितना खर्चा है जो आप पहले से एक्सपेक्ट करके बैठे थे, जो आपको पता था कि यही होने वाला है? वो खर्चा था ₹40 का, बराबर है। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस आपको खर्चा कितना करना पड़ गया? 75 खर्चा करना पड़ गया। आप क्लासिफाई करके बताइए कि भाई नॉर्मल कितना है और एबनॉर्मल कितना है। मेरे पास सोहम का एक जवाब आया हुआ है, ठीक है। ओके सोहम, आई गॉट योर आंसर। यस सुमेध, क्लासिफाई करिए बेटा, व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज एबनॉर्मल। कौन? जय, आपका भी जवाब ठीक है। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, सोहम आपका जो जवाब है ना, उसमें एक छोटी सी गलती है, एक छोटी सी गलती है बेटा। आपने क्या जवाब दिया है? आपने ये जवाब दिया है कि सर 40 जो है वो नॉर्मल है। आपका ये जवाब बिल्कुल सही है, तुम्हें आपके आंसर करेक्ट है। आपने जवाब दिया है कि ये 40 जो है ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल सही है। 40 का खर्चा नॉर्मल है, लेकिन याद रखना टोटल खर्चा 75 है। 75 में से 40 नॉर्मल है, ऊपर का जो आपने एक्स्ट्रा 35 दिया है वो एबनॉर्मल है। पूरा 75 एबनॉर्मल नहीं है, याद रखना, पूरा 75 एबनॉर्मल नहीं है। 75 में से 40 तो होने ही वाला था, है ना। 75 में से 40 तो होने ही वाला था, तो 40 नॉर्मली है, ऊपर का जो 35 तुमको एक्स्ट्रा करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस, वो एबनॉर्मल है, जो आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा हमें। दैट इज एबनॉर्मल। एवरीबडी क्लियर विद दिस? कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स?
यस एवरीवन, कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज? जो खर्चा आप पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे, रिमेंबर टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई एम गोइंग टू टेक वन मोर टॉपिक ऑन दिस, वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस, सॉरी। 40 रुपया जो आप पहले से एक्सपेक्ट करके बैठे थे, जो खर्चा आपका ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है, ऑलरेडी डिटरमाइंड है कि होने वाला है, ये हम लोग को करना ही पड़ेगा पर बैग, तो ये खर्चा नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशंस में करना ही पड़ता है। लेकिन कुछ एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के कारण, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस के कारण अगर हमें एक्चुअली ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, जो एक्सेस पोर्शन हम कर रहे हैं ना, वो और कुछ नहीं, एबनॉर्मल कॉस्ट है। ठीक है, वो और कुछ नहीं, बिल्ड एबनॉर्मल कॉस्ट है। नाउ आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑन दिस, जिसमें आप एक्चुअली आपके रियल कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे कि कॉस्टिंग किस तरीके से चलता है। वैसे मैंने आपको कल भी इसके बारे में बताया था कि कॉस्टिंग हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले के साल में अपन ने जो खर्चे किए थे उसके हिसाब से अंदाजा लगाते कि इस साल का खर्चा कितना होगा, और अंदाजे से हम लोग कस्टमर से रिकवर करते रहते हैं। ठीक है, सो ये है एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। उसी तरीके से अब मैंने यहाँ पे एक और सवाल रखा है आप लोगों के लिए। इसमें एक्चुअली 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड द थर्ड वन। विल डू इट वन बाय वन, कम ऑन। Danish is a manufacturer. Again, this question has been framed by me for you. Danish is a manufacturer. He pays rupees 700 per day to a worker for 8 hours work. आप मुझे जल्दी से बताओ कि 1 घंटे का कितना हुआ। वो 700 रुपए देता है हर दिन का वर्कर को, और वर्कर उसे 8 घंटे काम करके देगा, तो 1 घंटे का कितना हुआ? कम ऑन। सो 700 डिवाइड बाय 8, so that is 87.5. सुमेध राहुल सही है, that works out to 87.5 per hour. तो मैं उसे 87.5 per hour दे रहा हूं। लेकिन however, it is a normal practice that out of 8 hours the worker will spend 1 hour for lunch, tea and other recreational activities. ठीक है, तो समझने की कोशिश करिएगा, मैं देता तो उसको 700 रुपए हूं 8 घंटे के लिए, लेकिन ये मैं भी जानता हूं, वर्कर भी जानता है, और इंडस्ट्री भी जानती है कि 1 घंटा तो वर्कर अपना खाना वाना खाएगा, चाय वगैरह लेगा, अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, राइट, उसमें उसका 1 घंटा तो जाएगा ही जाएगा। तो आप मुझे बताइए, व्हाट शैल आई से, क्या मेरा खर्चा सच में 87.5 पर आवर का है, या मेरा खर्चा अलग है? जय सुमेध, सही आप लोग के आंसर्स। What do you think? What should be the correct answer? क्या मेरा खर्चा सच्ची 87.5 पर आवर का है? राहुल आपका भी जवाब सही है। मेरा जो खर्चा है, गुंजन आपका भी जवाब सही है। मुझे 700 रुपए में 8 घंटे का काम मिल ही नहीं रहा है। मैं तो जानता हूं ऑलरेडी कि 8 में से 1 घंटा तो स्पेंड करेगा ही करेगा। तो मेरे को एक्चुअली 700 पर डे में से, मतलब 700 रुपए जो मैं दे रहा हूं, उसमें 8 घंटे का नहीं, 7 ही घंटे का काम होके मिल रहा है। 1 घंटा तो वेस्ट कर रहा है 8 में से। वेस्ट नहीं, यानी उसकी नॉर्मल एक्टिविटी, वेस्ट भी नहीं बोल सकता हूं, नॉर्मल एक्टिविटीज है, वो तो करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो 700 रुपए में वो मुझे 7 घंटे इफेक्टिव काम करके दे रहा है, तो मैं कहूंगा कि मेरा खर्चा 87.5 नहीं है, मेरा खर्चा है 700 डिवाइड बाय 7 आवर्स एक्चुअल वर्क, इफेक्टिव वर्क। सो एक्सपेक्टेड वर्क वी कैन से 7 आवर्स एक्सपेक्टेड वर्क, तो 700 अपॉन 7, मैं कहूंगा कि भाई मेरा खर्चा जो है ना 100 रुपए 1 घंटे का होता है। तो उस वर्कर को जो दानिश पैसा दे रहा है वो एक्चुअली 100 रुपए के घर पे जाने वाला है। ठीक है, गुंजन आपका भी जवाब सही था, तो 100 रुपए के घर पे वो जाने वाला है ना। अब एक क्वेश्चन देखो यहां पे, उसी दानिश को एक जॉब आया है ना, उस जॉब पर उस वर्कर को क्या करना पड़ेगा, 3 घंटे काम करने पड़ेंगे। तो आप सोचो दानिश को कितना चार्ज करना चाहिए, 100 रुपए के हिसाब से या 87.5 के हिसाब से? थिंक, आप उसे 300 रुपया चार्ज करोगे या आप उसे 87.5 के हिसाब से 3 घंटा का चार्ज करोगे? सोच समझ के आंसर करिएगा। दानिश को एक जॉब आया है जहां पर वो अपने वर्कर को लगाएगा, और वर्कर को 3 घंटे लगेंगे उस जॉब को फिनिश करने के लिए। आपको सवाल यह है कि दानिश को उस जॉब के लिए कितना चार्ज करना चाहिए, उसका वेजेस कितना चार्ज करना चाहिए? क्या आपको 300 रुपया चार्ज करना चाहिए या 262.5? थिंक ओवर इट। ओके, गुंजन का और राहुल का मेरे पास जवाब आ गया है। तुम्हें 87.5 यहां से आया था बेटा, 700 अपॉन 8
वॉज 87.5। तो मेरा सवाल ये है कि आपको 87.5 के हिसाब से चार्ज करना चाहिए कस्टमर्स को, या कस्टमर्स को 100 रुपीज पर आवर के हिसाब से चार्ज करना चाहिए, क्योंकि उसने एक्चुअली तो अपने को 7 घंटे का ही काम करके दिया हुआ है। ये रियल क्वेश्चन है। ओके ओके, अभी तक मेरे पास 3 जवाब आए हैं। तीनों भी जन कह रहे हैं कि सर 87.5 होना चाहिए, बट द करेक्ट आंसर शुड बी 100। द करेक्ट आंसर इज 100। The correct answer is per hour you will charge 100 rupees. So for 3 hours it will be rupees 300. जरा सोचना, आप बोल रहे हैं कि सर 87.5 के हिसाब से ही चार्ज करो क्योंकि उसको 3 ही घंटे लगे। ठीक है, आपका वर्कर, जस्ट इमेजिन, आपका जो वर्कर है उसने जॉब ए के ऊपर 3 घंटे काम किया, जॉब ए के ऊपर उसने 3 घंटा काम किया, जॉब बी के ऊपर उसने 2 घंटा काम किया, और जॉब सी के ऊपर उसने 2 घंटा काम किया। ठीक, 3 2 2 7 घंटे हो गए। 1 घंटा खाना वीना खाया, चाय वाय ली वगैरह, खत्म। अगर आप सबको 87.5 के हिसाब से चार्ज करोगे तो आपके 700 रुपए रिकवर होंगे क्या जो आपने उसको पे ऑफ किए हैं? वो तो ऐसा हो जाएगा कि जॉब्स पे आप 87.5 डाल दोगे और बचा हुआ जो 87.5 वो आपके घर किससे चला जाएगा। समझने की कोशिश करिए, वर्कर 7 घंटे ही काम करके देख पाएगा, 1 घंटा तो उसको खाना वाना खाने को लगेगा। तो वर्कर ए जॉब पे 3 घंटा काम करता है, बी जॉब पे 2 घंटा काम करता है, सी जॉब पे 2 घंटा काम करता है। अगर आप 87.5 के हिसाब से चार्ज करोगे ना सबको, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, जो 1 घंटा बच गया है उसका 87.5 तुम्हारे गले पे आ जाएगा। ऐसा नहीं करता बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ये सोचेगा कि भाई इफेक्टिवली मुझे सिर्फ 7 ही घंटे का काम होके मिलेगा, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, 87.5 नहीं, हम पहले वाले को 100 के हिसाब से 300 रुपए लगा दो, दूसरे जॉब को 100 के हिसाब से 200, तीसरे जॉब को 200, हमारे 700 पूरे रिकवर हो गए, फिनिश। और जो वर्कर खाना ना खाता है वो खर्चा इन्हीं लोगों से रिकवर होगा, उन्हीं जॉब से रिकवर होगा जिस जॉब पे हम उस वर्कर को लगा रहे हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है एग्जैक्टली आपको कैसे करना है? I'll try to explain it again. Okay, I know this is the first time you're trying to do all this stuff. Okay, this is what costing is. अपने को कोई भी खर्चा अपने गले पे नहीं लेना है, जो खर्चा होने वाला ही है अपने जानते हैं वो सब हमें कस्टमर से रिकवर करवाना है। ठीक है, तो दानिश क्या करता था बेटा, दानिश है ना 700 रुपए वर्कर को देता था, 8 घंटे के लिए देता था। लेकिन दानिश अच्छे से जानता था कि 8 घंटे में से 1 घंटा वर्कर जो है वो लंच वगैरह करेगा, तो फिर दानिश को इफेक्टिव 7 आवर्स का ही वर्क मिलने वाला था। तो 700 रुपए में 7 आवर्स, तो दानिश बोलेगा भाई मेरा पर आवर का वर्कर का खर्चा होता है 100 रुपए। ठीक है, तो दानिश को अगर कोई जॉब मिलता है कस्टमर से तो वहां पर वो अपने वर्कर को भेजता है और वर्कर को 3 घंटे लगने वाले हैं जॉब को फिनिश करने के लिए। तो दानिश कस्टमर को 100 रुपए के हिसाब से ही चार्ज करेगा। याद रखिएगा, दानिश कभी भी नॉर्मल कॉस्ट ही फॉलो करता है। नॉर्मल कॉस्ट है 700/7। ये 8 को लेना ही नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि 8 घंटा वो काम कर ही नहीं पाएगा। हमारा नॉर्मल कॉस्ट, हमारा एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज 100 पर आवर। ओके, हमारा नॉर्मल कॉस्ट, हमारा एक्सपेक्टेड कॉस्ट है कि हमें 100 रुपए घंटे का देना है। ठीक है, उतना ही हमारा एक्चुअल खर्चा है क्योंकि अपने को एक्चुअली 7 ही घंटे का काम मिलता है। तो हम 100 रुपया ही गिनेंगे, हमें 87.5 का एक्चुअली कैलकुलेशन करना ही नहीं होता है। मेरे को बस यही आपको बताना था, वो कितने घंटे का काम करने वाला है। ठीक है, उसने एग्रीमेंट तो 8 घंटे का किया लेकिन वो एक्चुअली 7 ही घंटा करेगा, हम ये जानते हैं। तो हमें 7 घंटे के हिसाब से ही कैलकुलेशंस करने हैं और सारे जॉब्स को 7 घंटे के हिसाब से ही चार्ज करना है, मतलब 100 रुपीज के हिसाब से ही चार्ज करना है। तो सुमेध, आप जो बोल रहे हैं कि आपको ये जो इग्नोर करना है वो बिल्कुल सही है। ये 8 घंटे हमें देखने ही नहीं, हम सिर्फ यही सोचेंगे कि 700 रुपए 7 घंटे, फिनिश। अपने यही ऐसे ही ध्यान रखेंगे, 700 रुपए में 7 घंटे, 1 घंटे का 100 रुपए, फिनिश। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो मतलब जो नॉर्मल लॉस होने ही वाला है, जो अपने को पता है कि 1 घंटा जाएगा, उसे हम कंसिडर करेंगे ही नहीं। हम यही सोचेंगे 700 रुपए में 7 घंटे का काम, तो 1 घंटे का 100 रुपया। तो अगर जॉब को 3 घंटे का काम लगेगा तो 3 घंटा इंटू 100 रुपए, 300 रुपए उसे चार्ज करो।
कम ऑन, अब आप मुझे इसका आंसर दो। ऑन वन डे अ वर्कर वॉज नॉट एबल टू वर्क फॉर 2 hours ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन, व्हाट इज हिज एबनॉर्मल कॉस्ट? याद रखना 87.5 हम कैलकुलेट करते ही नहीं, हमें हमें यही ध्यान रखना, हमारा घंटे का 100 रुपए है, फिनिश। 700 रुपए 7 घंटे का काम, 700 रुपए 7 घंटे का काम, यानी घंटे का 100 रुपए। सोम आपका जवाब सही है, ठीक है। तो वर्कर 2 घंटे काम नहीं कर पाया था क्योंकि मशीन ब्रेक डाउन हो गई, तो आपका एबनॉर्मल नुकसान कितना हुआ है? राहुल जय बिल्कुल सही है, सुमेध आपका भी जवाब सही, द करेक्ट आंसर इज 200 रुपीज। घंटे का 100 रुपए का हमारा खर्चा है वर्कर के पीछे, बराबर है। अगर वर्कर 2 घंटे काम नहीं कर पाया मशीन ब्रेकडाउन के कारण, तो हमारा 2 घंटे का 100 रुपए के हिसाब से 200 रुपीज का नुकसान हो गया, दैट इज हिज एबनॉर्मल कॉस्ट। आई होप आपको समझ में आया बेटा, एग्जाम्पल मैंने ही फ्रेम किया हुआ है, आपको स्टडी मटेरियल में नहीं मिलने वाला, ठीक है। आप प्लीज सॉल्यूशन इसका नोट करके रखिए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन नोट कर लो, ये आपको नहीं मिलने वाला, कहाँ कहीं नहीं मिलेगा। प्लीज इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। वी विल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको कैसे लिखना चाहिए, आप लिखिए नॉर्मल वेजेस पर आवर इक्वल्स wages per day upon expected hours, expected working hours, या expected hours that he will work, या expected productive hours, productive कर लो, ये ज्यादा अच्छा वर्ड, expected productive hours। एक्सपेक्टेड क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अपना अंदाजा है कि वो 7 घंटा काम करके देगा। मशीन ब्रेकडाउन होगी अपने को पहले से थोड़ी पता था, लाइक दिस। तो ये हमेशा एक्सपेक्टेड कैटेगरीज पे काम करता है, अपन अंदाजे से रिकवरीज करते हैं। तो वो है 700 रुपए, और एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव आवर सिर्फ 7 होंगे, दैट इज 100 रुपीज, 100 रुपीज पर आवर। तो हमारा पूरा खर्चा अपन हमेशा एक्सपेक्टेड आवर्स के ऊपर करते हैं, हमें नॉर्मल खर्चा मिलता है। नॉर्मल से कुछ भी हटके हो तो वो एबनॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 13 का रेफरेंस देके आप लोग लिखिए प्लीज, है ना। उसके बाद आप ये लिखेंगे उसमें, दानिश हैज रिसीव्ड जॉब फॉर, दानिश हैज रिसीव्ड अ 3 hours जॉब, कम ऑन, दानिश हैज रिसीव्ड अ 3 hours जॉब, therefore amount to be charged, Danish has received a 3 hours job, therefore amount to be charged, amount to be charged is equal to 3 hours multiplied by 100 per hour equals rupees 300। हम कितना चार्ज करेंगे उसको? 300 रुपए। और लास्ट, worker was not able to work for 2 hours, abnormal cost which is equal to 2 hours multiplied by 100 per hour, that is again rupees 200। कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज हो तो बिंदास पूछो। पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया? नॉर्मल कॉस्ट या एक्सपेक्टेड कॉस्ट, जो आप जानते हैं कि होने वाला है, जो आप जानते हैं कि होने वाला है। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। yesterday I went to वेजिटेबल वेंडर, ओके, मैं सब्जी वगैरह खरीदने गया, ठीक है। तो मैंने उससे एप्पल्स लिए, ओके। रेट था 200 पर केजी, एक्चुअल रेट बता रहा हूं आपको, 200 पर केजी, ठीक है। एप्पल्स मैंने उससे लिए 200 पर केजी, एंड आई गॉट
they were medium sized, okay, 10 apples, medium size, small size, you can say 10 apples. But I was already aware of it that out of the 10 apples, one has to be defective, one will be rotten. एक तो खराब निकलेगा ही निकलेगा. क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ पर एप्पल? 200 रुपए मैंने लिया किलो के हिसाब से. मैं जानता हूं 10 एप्पल उसने मुझे दिए, लेकिन एक तो खराब निकलता ही निकलता है. आप मुझे बताओ मेरी कॉस्ट कितनी होती है पर एप्पल? क्या मैं सोचूं कि मेरी कॉस्ट 10 रुपए है, सॉरी 20 रुपए, 200 डिवाइड बाई 10, या मैं ये सोचूं कि एक तो खराब निकलता ही है तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट 200 डिवाइड बाई 9 ही होना चाहिए? तो सुमेश जय, आप लोगों का आंसर सही है. मेरा रियल कॉस्ट यही होना चाहिए, 200 डिवाइड बाई 9. गुंजन आपका भी जवाब सही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जानता हूं दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, दिस इज नॉर्मल कॉस्ट. सृष्टि आपका जवाब सही है. दिस इज माय नॉर्मल कॉस्ट, दिस इज माय एक्सपेक्टेड कॉस्ट, दैट आई एम स्पेंडिंग 200 ओनली फॉर 9 एप्पल्स. मैं ही पहले से ही जानता हूं, मैं लाया 10 एप्पल, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं पहले से ही कि मुझे 9 ही एप्पल मिलेगा खाने के लिए. बराबर है, 10 एप्पल खराब निकलेगा ही निकलेगा. So I know I'm spending 200 for only 9 apples, though I'm getting a physical of 10 apples. This is normal cost. What will happen? Just imagine, huh? You can calculate it. Come on. Just imagine क्या हुआ, मैं 10 एप्पल लेके आया, ठीक है, और मुझे पता चला कि यार 3 एप्पल्स खराब निकले. आप मुझे बताओ मेरी एबनॉर्मल कॉस्ट क्या है? कम ऑन. मैं एक एप्पल का तो सोच के चला था, लेकिन बाय चांस जब 10 एप्पल मैंने लाए तो मेरे 3 एप्पल्स खराब निकले. 3 में से एक तो मैं सोच के रखा था, एक एक्सपेक्टेड है, तो एक तो नॉर्मल लॉस हो गया. बराबर है, एक नॉर्मल कॉस्ट जैसा हो गया, लेकिन 2 एक्स्ट्रा एप्पल्स जो खराब हुए हैं ना, ये एबनॉर्मल लॉस है. 2 एक्स्ट्रा एप्पल्स जो डिस्ट्रॉय हो गए वो एबनॉर्मल कॉस्ट है. तो आप क्या करोगे, मुझे बताओ कि इसका हमारा एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ? हमारा एक का आ रहा था 22.22, 200 डिवाइड बाई 9, ठीक है. एक का आ रहा था 22.22. तो फिर मैं ये सोचूंगा कि भाई 2 मेरे एप्पल्स का लॉस हो गया है, एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, तो 2 इंटू 22.22 मल्टीप्लाई दिस, आई गेट 44.44. दैट इज एबनॉर्मल लॉस विच विल गो टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट. 44.44, दिस विल गो टू द कॉस्टिंग P&L अकाउंट. कोई डाउट्स? कोई डाउट? सोचो, कुछ भी क्वेरीज हो तो बेटा पूछो. और ये नॉर्मल एबनॉर्मल आपको हर चैप्टर में करना है, हर चैप्टर में, क्योंकि हर चैप्टर में आपको कुछ एबनॉर्मल वेस्टेजेस के बारे में वो बताएगा ही. और एबनॉर्मल का एक ही रूल है, चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे खर्चा हो, एबनॉर्मल अगर कुछ है तो वो कॉस्टिंग P&L ही जाता है. ठीक है. तो हम कैसे करेंगे, 200 किलो में हम 10 एप्पल लाने वाले थे, लेकिन हम जानते थे कि 9 ही अच्छे निकलेंगे. तो हमने 200 डिवाइड बाय 9 किया, तो हमें पता चला हमारा इफेक्टिव कॉस्ट जो है वो 22.22 पर एप्पल है. मेरे पास 3 एप्पल खराब निकले, एक तो मैं सोच के चला था, तो इसको वैल्यू नहीं करना, वो ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है. लेकिन जो 2 एक्स्ट्रा एप्पल्स का नुकसान हुआ, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, तो इसको 22.22 से वैल्यू करो आप. 44.44 का हमारा एबनॉर्मल लॉस है. Come on, if there are queries, please ask. Perfect. We'll be doing a lot many questions, हाँ, don't worry. बहुत सारे questions हम करेंगे. अब हम लोगों ने जो कॉस्ट के अलग अलग क्लासिफिकेशन स्टडी किए हैं, एक बार उसे देखते हैं. नेचर और एलिमेंट वाइज अगर हम देखें तो नेचर या एलिमेंट वाइज अगर अपन देखें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का खर्चा होता है. नेचर वाइज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है. फंक्शन वाइज देखें तो मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, एक्सपेंसेस का खर्चा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, रिसर्च डेवलपमेंट के खर्चे, ये सब फंक्शनल क्लासिफिकेशन है. वेरिएबिलिटी के हिसाब से अगर अपन बात करें तो फिक्स खर्चा होता है, वेरिएबल होता है, सेमी वेरिएबल भी होता है. ये सब हम लोगों ने आज ही देखा है. कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से हमने देखा कंट्रोलेबल खर्चा, अनकंट्रोलेबल खर्चा. नॉर्मेलिटी के हिसाब से देखते हैं नॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट. और एक और चीज यहाँ पे पेंडिंग है, कॉस्ट फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग में काम आता है. ये एक्चुअली एक बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग और 10-15 छोटी छोटी डेफिनेशंस देखेंगे. ठीक है. तो ये मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, या मतलब धीरे धीरे कवर कराऊंगा, क्योंकि ये पूरा थ्योरी है.
ठीक है, तो ये मैं धीरे धीरे कवर कराऊंगा, ये सब हम लोगों ने डिटेल में अभी तक कवर कर लिया है, और आप देख रहे हैं मैं हर लेक्चर में थोड़ा थोड़ा इंकॉर्पोरेट करते जा रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेंटेन अ बैलेंस। ओके, नाउ यू टेल मी दिस आंसर। Distinction between direct cost and indirect cost is an example of dash classification. Element, function, controllability या variability. Think. Direct cost and indirect cost ये किस तरीके का एग्जाम्पल? ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। जय, आपका जवाब सही है। कम ऑन एवरीवन, आंसर दिस। अभी जो हमने चार्ट देखा, ओके सुमेध, ओके राहुल, यस, मैक्सिमम बच्चे इन दोनों में ही कंफ्यूज्ड हैं, ये तो पता है, ये तो नहीं आने वाला, ये दोनों में ही कंफ्यूज्ड है, तो बस उसको क्लैरिटी देने के लिए ही ये वाला क्वेश्चन लिया हुआ है। करेक्ट आंसर इज एलिमेंट। ओके, डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बेटा ये था वो चार्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है ना, ये एलिमेंट वाइज है, और मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ये सब हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जिसमें प्रोडक्शन ओवरहेड्स वगैरह ये सब, मतलब फंक्शन वाइज ओवरहेड्स लेना, दिस इज अ फंक्शनल क्लासिफिकेशन। नेचर वाइज, एलिमेंट वाइज, डायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे, वो सब नेचर वाइज या एलिमेंट वाइज में आते हैं। नेक्स्ट, ट्राई दिस क्वेश्चन। Come on, everybody do have to answer this, okay? Very good. I've got right answers till now from Jay, Sumed, Rahul. Come on, all others do answer. Kunjan सही है। कौन सा फंक्शनल क्लासिफिकेशन है? See, the more you interact, the more you will learn. Okay? अद्वैत, आपका भी जवाब सही है। आपको सिर्फ सही ऑप्शन बताना बेटा। द करेक्ट ऑप्शन इज विच ऑप्शन? दैट इज सी ऑप्शन। ओके, दैट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। That is administrative overheads. Okay, the correct option is the C option, like that. ओके, ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन में आ जाता है। बाकी सेमी वेरिएबल, फिक्स, ये तो वेरिएबिलिटी में आ जाता है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हम लोगों ने अभी देख लिया कि वो नेचर वाइज है, एलिमेंट वाइज है। ठीक है, तो ये सब तो चले गए, बचा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में आता है। ओके, जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में आता है। फोटोज देखो और मुझे बताओ आपको क्या समझ में आ रहा है। पहली चीज आपको ये बता दूं, ये अलग फोटो है, ये अलग चीज एक्सप्लेन करेगा, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है। जरा फोटो अच्छे से देखो और मुझे बताओ इससे क्या आपको समझता है। जहां जहां पर जरूरी है, जहां आपको प्रैक्टिकल इमेजिनेशन की जरूरत होती है, वहां मैंने हर जगह पे फोटोज रखे हैं आपके लिए। ये आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में कई बार देखा होगा, ये सेक्शन। Notice, sealed intenders are invited from qualified and reputed contractors who have executed repairs work to quote for waterproofing, repairs, plumbing, painting and allied works. कंपनी का नाम, एड्रेस, टेंडर का नोटिस निकाला गया है। ये नोटिस एक न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। ये नोटिस एक न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, बराबर है। ये एक चीज अभी तक आपने देखी। अच्छा, ये न्यूज़पेपर में छपा है, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है ये फ्री में छपा होगा क्या? न्यूज़पेपर्स में ये छपा है, ये फ्री में तो नहीं है। ठीक है, मैं एक बेसिक कॉस्ट भी अगर अज्यूम करूं ना, अगर आपको इतना बड़ा नोटिस देना है, कम से कम भी इसका खर्चा जो है ना 2000 रुपए मिनिमम में बोल के चल रहा हूं, मिनिमम बोल के चल रहा हूं। ज्यादा ही होता है लेकिन 2000 आप समझ के चलो, फिर भी ज्यादा ही जो होता है, ये 2000 तो बहुत बेसिक बोला है मैंने। ठीक है, तो ऐसा उसको छापने का खर्चा था। ठीक, मुझे जितनी जितनी बार मटेरियल की जरूरत पड़ेगी उतनी बार टेंडर्स देने होंगे ना। थिंक, बड़ी बड़ी कंपनीज में ना बेटा काम हमेशा कंपटीशन से होता है, टेंडर से होता है।
वो पूरे इंडिया से टेंडर्स मंगवाते हैं, जो जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती है वो सील्ड बीड में ना, वो सील्ड टेंडर फिल करती है और फिर कंपनी के मैनेजमेंट ये डिसीजन लेती है कि किसने सबसे सस्ता हमारे पास ये कोटेशन दिया है, उसी को कंपनी ऑर्डर देती है। लेकिन उसके लिए आपको न्यूज़पेपर में ऐड देनी पड़ेगी जिसका खर्चा 2000 रुपए का आता है। ठीक है, मतलब जब जब तुम मटेरियल ऑर्डर करोगे तुम्हें ये नोटिस इशू करनी पड़ेगी और नोटिस इशू करने का खर्चा 2-2 हजार रुपए होते चला जाएगा। ये दो फोटोज को देखो अभी, ये दोनों फोटोज एक दूसरे से रिलेटेड है। ये आदमी इस मशीन के ऊपर कुछ काम करना चाह रहा है, हर कंपनी में ऐसे ही होता है। उन मशीन्स के आसपास क्या होता है ना, कुछ ऐसे यहां पे जैसे आप कोड्स देख रहे हैं या कुछ बटन्स होते हैं, कुछ सेटअप होता है, कुछ सेटिंग उसको करनी पड़ती है। इट टेक्स टाइम, याद रखना क्यों टेक्स टाइम, मैं वो भी आपको बताता हूं। मशीन एक बार चालू हो गई ना, मशीन 2 से 4 घंटा कुछ रुकती नहीं है कंपल्सरीली। मशीन कभी भी प्रोडक्शन बैचेस में करती है। एक बार आपने मशीन को चालू कर दिया तो वो मशीन उस पूरी बैच को बनाकर ही खत्म होगी, उसकी बाद ही वो रुकने वाली है। वो बैच कितने यूनिट्स की होगी इस आदमी को यहां फिट करना पड़ता है, उस बैच में कितने यूनिट्स बनाने हैं, ठीक है, किस तरीके का बनाना है, वो सब उसको यहां पे फीड करना पड़ता है। उसके बाद ये मशीन रेडी हो जाएगी अपने प्रोडक्शन के लिए। और याद रखना, अगर इसने फीडिंग में छोटी सी भी गलती कर दी तो उस बैच के सारे यूनिट्स खराब हो जाते हैं। इसीलिए आप देखो, कई बार आपने सुना होगा कि मारुति अपने एक बैच की सारी गाड़ियां वापस बुला रही है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि है ना, ये लोग एक बैच की बनाए हुए सारे मॉडल्स को वापस बुला देते हैं क्योंकि किसी में कोई डिफेक्ट रह जाता है। तो ये कर क्या रहा है समझने की कोशिश करो। ये एक बैच सेट करने की कोशिश कर रहा है, उस मशीन को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इस बैच में आपको 100 यूनिट बनाने हैं। ठीक है, वो 100 यूनिट इस डिजाइन से होंगे। डिजाइन भी क्योंकि हर तरीके का अलग अलग होता है। ठीक है, ये डिजाइन सर्टेन डिजाइन होगा, वो सब सेट करता है। इसके अलावा ये तो कोड्स डाले मशीन में। कई बार क्या हो जाता है, कोई नट बोल्ट ढीला होता है या कुछ होता है तो उसको सेटअप किया जाता है, ऑयल किया जाता है और उसके बाद ये सेटअप रेडी होता है। व्हाट डू यू थिंक, ये जो सेटअप उसको करना पड़ता है, हर बैच के लिए करना पड़ता है, इज इट फ्री ऑफ चार्ज फॉर द कंपनी? इज इट फ्री ऑफ चार्ज? बेटा, अगर उसको ये सेटअप करने के लिए 1 घंटा लगता है तो 1 घंटे का इस आदमी का जितना भी खर्चा है ना, वो सब हमारे लिए कॉस्ट हो जाती है। हर बार जब भी बैच सेट करनी पड़ेगी आपको, इस आदमी का 750 रुपया, या मतलब उसका अगर 750 रुपया अपने को लगता है तो हर आदमी का मतलब हर एक बार हर बैच का 750 का तो फिक्स खर्चा है ही। जितनी जितनी तुम बैचेस बनाते जाओगे 750 खर्चा होते चला जाएगा इस सेटअप के पीछे। समझ रहे हैं आप बात को? मैंने अभी तक आपको क्या बताया मालूम? मैंने आपको सिर्फ 2 एग्जांपल्स दिए हैं, अभी तक तो मैंने कंसेप्ट समझाया ही नहीं है। मैं तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ना चाह रहा हूं कि आप जब भी टेंडर्स मंगाते हो, जब भी आपको माल खरीदना है, ये खर्चा करना पड़ेगा। जब भी आपको नया प्रोडक्शन करना है, ये खर्चा करना ही पड़ेगा। इन खर्चे को कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स। अ कॉस्ट ड्राइवर इज अ फैक्टर और वेरिएबल विच इफेक्ट्स लेवल ऑफ कॉस्ट। ये वो एक्टिविटी है जिससे खर्चे होते हैं। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। जितना जितना तुम प्रोडक्शन करोगे उतना उतना सेटअप करना पड़ेगा, और जितना सेटअप करना पड़ेगा उतना सेटअप कॉस्ट होते चला जाएगा। और एग्जांपल्स आपको देता हूं। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। हम लोग रोज रोज परचेज ऑर्डर दे सकते हैं क्या? जरा सोचो, रोज रोज ये ऐड देना अपने लिए पॉसिबल है? सस्ता है? रोज न्यूज़पेपर में 2000 का ऐड दे दो कि हमने इस चीज के लिए टेंडर बनाया है ना। आज हम लोगों ने रिपेयर्स प्लम्बिंग के लिए टेंडर मंगाया, बराबर है। कल हम लोगों ने कुछ और XYZ मटेरियल के लिए एक टेंडर इशू किया, कुछ और XYZ और मटेरियल्स के लिए टेंडर इशू किया। रोज रोज नहीं कर सकते, ये कोई सस्ता नहीं है। इसके लिए 2-2 हजार आपका रोज लगेगा, बराबर। ये कोई सस्ती चीज नहीं है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। जितनी जितनी बार तुमने डिसीजन लिया कि तुम्हें मटेरियल खरीदने हैं, उतनी बार ये खर्चा करना पड़ेगा। जितनी बार तुमने डिसीजन लिया कि हमें बैच बनानी है, तो उतनी बार ये 750 का खर्चा भी करना पड़ेगा।
तो ये कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं, ये आपके डिसीजन पे डिपेंड करते हैं। ये आप जितने मशीन सेटअप्स करते हैं, जितने ऑर्डर्स इशू करते हैं, जैसे जैसे मशीन सेटअप्स बढ़ते चले जाएंगे नंबर, वो वैसे वैसे बैच को बनाने का खर्चा बढ़ते जाएगा। जितने जितने तुम नंबर ऑफ ऑर्डर्स मंगाते चले जाओगे, उतने उतने टेंडर के खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। वैसे ही और भी कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं, जैसे हर बार जब भी बैच बनी तो आपको प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करना पड़ता है। जितनी बैचेस बनाओगे उतना इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, उतनी टेस्ट परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो ये सब के सब कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होता है बेटा? जो आपके खर्चे को रन करता है, जो खर्चा मतलब इनकर होता है ना, जिस चीज से वो इनकर होता है उसे कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। आप देखिए, मटेरियल प्रोक्योरमेंट हमें करना है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए जो टेंडर देना पड़ता है ये कॉस्ट ड्राइवर है। मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए हमें ये खर्चा करना पड़ता है, दिस इज अ कॉस्ट ड्राइवर। जो जो जितना आप मटेरियल प्रोक्योरमेंट करोगे उतना ये खर्चा करना पड़ेगा। सो दिस इज नथिंग बट अ कॉस्ट ड्राइवर। अंडरस्टैंड? किसी को कोई क्वेरी है तो बेटा पूछो। ये ज्यादातर केसेस में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में काम आएगा, जो हम लोग एक्चुअली आगे सीखने वाले हैं। लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है कि कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, जिससे आपके खर्चे बढ़ते हैं। जितने तुम मशीन सेटअप्स करोगे उतना खर्चा बढ़ते जाए, जितने परचेज ऑर्डर्स निकालोगे, जितने टेंडर्स निकालोगे, आपका खर्चा बढ़ते जाएगा। तो जिस चीज के करने से, जैसे मशीन सेटअप से खर्चा बढ़ता है, परचेज ऑर्डर से खर्चा होता है, तो जिन चीजों से हमारा खर्चा बढ़ता घटता है वो कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं। किसी को कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज? परफेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट थ्योरी टॉपिक फॉर टुडे, ठीक है? हम प्रैक्टिकल्स और थ्योरी दोनों में ऑब्वियसली बैलेंस रख रहे हैं, लेकिन ये थ्योरी लास्ट टॉपिक है आज के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अथॉरिटी अलग अलग डिपार्टमेंट को बांट देता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, ठीक है? मेरा एक दोस्त है बेटा, वो एक कंपनी में है ना, सीएफओ है। क्या है? सीएफओ। मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी का वो सीएफओ है, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अगर कंपनी का प्रोडक्शन कम हो गया तो क्या आप इसको क्वेश्चन करोगे क्या? पैसे भरपूर पड़े, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपनी का प्रोडक्शन बंद हो गया या प्रोडक्शन कम हो गया तो क्या ये वो पर्सन है जिसे हमें पूछना चाहिए, या हमें सीओओ को पूछना चाहिए, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, जो हमारे ऑपरेशंस को संभालने वाला आदमी है? क्या हमें इसे पूछना चाहिए? ऑब्वियसली हम लोग इसे पूछेंगे। अगर हम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में जा रहे हैं तो ये वो पर्सन है जिसे हम क्वेश्चन करेंगे, बता भाई ऐसा क्यों हुआ जब तेरा जॉब ही वही था। अंडरस्टैंड? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं बेटा? हम लोग है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग पर्संस में डेलीगेट कर देते हैं। और वो जो मतलब जिन लोगों को हमने अथॉरिटीज दी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं एक परसों के दिन पर एक वड़ा पाव शॉप पे गया। अब पूना में यहाँ पे वड़ा पाव शॉप भी बड़े स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है? यहाँ पर उसका एक टोकन सेंटर था, ठीक है, टोकन सेंटर बोलो। और यहाँ पर एक्चुअली उस वड़ा पाव की गाड़ी थी, ठीक है, जहाँ पे कुछ लोग खड़े होकर वड़ा पाव बेच रहे थे, दे रहे थे। तो मुझे क्या करना था, मुझे इस टोकन सेंटर पे जाकर पहले टोकन लेना था। टोकन लेके मैं यहाँ पे जाऊंगा और फिर वो टोकन लेकर मुझे वड़ा पाव दे देगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, इस डिपार्टमेंट का, इस सेंटर का काम क्या है? क्या इस सेंटर का काम है खर्चे करना या रेवेन्यू अर्न करना? थिंक ओवर इट। इसका काम क्या है? इसका काम क्या खर्चे करना है, कि इसका काम है सिर्फ पैसा कलेक्ट करना? अंडरस्टैंड? इसका काम, सुमेध आपका जवाब सही है, इसका काम सिर्फ मनी कलेक्शन है। इसे हम कहते हैं रेवेन्यू सेंटर। इसका काम सिर्फ कमाई करने का है, इसका काम खर्चा करना नहीं है। अंडरस्टैंड? दिस इज अ रेवेन्यू सेंटर जो सिर्फ पैसा कमाएगा। फिनिश। वैसे ही हमारा एक फैक्ट्री हो सकता है।
फैक्ट्री का काम है प्रोडक्शन करते जाना, बेचना उसका काम नहीं है, तो वो खर्चा है कॉस्ट सेंटर। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप खर्चा करिए, लेकिन खर्चा ऑब्वियसली ऐसा करिए जिससे ज्यादा बेनिफिट हमें हो सके आगे। तो अंडरस्टैंड हमें क्या करना है, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अलग अलग सेंटर्स में बांट देना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग सेंटर पे बांट देते हैं, जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कहते हैं, और फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर उस चीज के लिए, उनके परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं, और हम परफॉर्मेंस उनका ऑब्वियसली पहले के सेट स्टैंडर्ड से कंपेयर कर करके चेक करते रहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कॉस्ट सेंटर हो सकते हैं। अब आप खुद सोचना, कॉस्ट सेंटर का काम क्या होगा? खर्चे करना। कॉस्ट सेंटर का काम क्या होता है? खर्चे करो, फैक्ट्रीज, खर्चे करो, प्रोडक्शन करो, खर्चे करो, प्रोडक्शन करो, लेकिन हमें प्रोडक्शन ला कर दो। समझ रहे हो? ये कॉस्ट सेंटर का काम है। वैसे ही एडवर्टाइजमेंट्स, जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है? खर्चे करता है, एडवर्टाइजमेंट्स करता है, ये सब कॉस्ट सेंटर्स है। इनका काम कमाई नहीं है, मार्केटिंग सिर्फ आपका खर्चा करेगा, एडवर्टाइजमेंट्स करेगा, दैट्स इट। रेवेन्यू सेंटर्स, रेवेन्यू सेंटर्स क्या करते हैं? रेवेन्यू सेंटर्स कमाई लाने वाले होते हैं। ये वो सेंटर्स है जिनका काम सिर्फ एक है, कमाई लाके दो। मुझे आप बता सकते हैं, चलो वो मेरा एक्चुअली आगे के एग्जाम्पल में भी है, तो उसी टाइम पे कवर कर लूंगा उसे। बस जो होती है ना, बस हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट्स, ओके, ये बस जो चलाने वाले लोग हैं, ऑब्वियस बात है, ड्राइवर है और यहाँ एक कंडक्टर है। कंडक्टर टिकट्स बेचता है और पैसा लेता है, तो ये कंडक्टर और कुछ नहीं, हमारे लिए एक रेवेन्यू सेंटर है। बराबर है, बस के लिए ये और कुछ नहीं, एक रेवेन्यू सेंटर है जो रेवेन्यू लाकर देगा। प्रॉफिट सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं जिनका एक ही काम है, प्रॉफिट ला कर दो। तो ये वो डिपार्टमेंट होते हैं। प्रॉफिट कब आएगा? जब आप खर्चा करोगे और कमाई करोगे। तो ये वो सेंटर्स होते हैं जिनको दोनों जॉब एक साथ दिए हुए होते हैं, ये खर्चे भी करेंगे और रेवेन्यू भी अर्न करेंगे, और नेट इनको प्रॉफिट निकाल कर देना होता है। ये वाला सेल नहीं करता, ये वाला खर्चा नहीं करता, लेकिन ये प्रॉफिट सेंटर दोनों काम करते हैं, ये खर्चे भी करते हैं और कमाई भी करते हैं, और उससे नेट प्रॉफिट हमें निकाल के देते हैं। तो इनका काम सिर्फ इतना होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लाके दो। इनका काम ये होता है, ज्यादा से ज्यादा सेल्स लाके दो। इनका काम होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लाके दो, बराबर है, लेकिन खर्चा रीजनेबल कॉस्ट के अंदर करके दो। और लास्ट है इन्वेस्टमेंट सेंटर, जो ये करता है कि हमारा पैसा कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, और उससे, उस इन्वेस्टमेंट से हमें रिटर्न्स जनरेट करने होते हैं, उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। एक एक करके देखते हैं, फटाफट देखते हैं। कॉस्ट सेंटर्स, जिनको कॉस्ट करनी होती है, ठीक है, लेकिन कंट्रोल में, इनका मेजरमेंट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से कंपेयर किया हुआ होता है। इन्हें पहले ही बोला जाता है कि आपको वेजेस के ऊपर इतना खर्चा करना है, आपको इलेक्ट्रिक का इतना करना है, आपको पावर का इतना करना है, आपको रेंट का इतना करना है, ठीक है। तो ऐसे प्री स्टैंडर्ड को सेट किए हुए जाते हैं, सेट कर दिए जाते हैं, और फिर इनका खर्चा उसके साथ कंपेयर करते रहते हैं। ये कॉस्ट सेंटर्स भी दो तरीके के होते हैं, स्टैंडर्ड और डिस्क्रिशनरी। स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है? तो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर मतलब जहां पे आप पहले से ही प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट करोगे, ठीक है। आप हमेशा एक स्टैंडर्ड सेट करोगे कि भाई इस जॉब के लिए इतना मटेरियल लगेगा, आपको मटेरियल्स को इतना ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, वेस्टेज नहीं होना चाहिए ज़्यादा, थोड़ा बहुत वेस्टेज ओके, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक प्री सेट स्टैंडर्ड जो होता है ना, उससे कंपेयर करते रहना, ठीक है। डेविएशंस कुछ होंगे तो उसे मेजर करना, डेविएशंस क्यों हुए, क्या रीजंस कंट्रोलेबल थे या अनकंट्रोलेबल थे, ठीक है। मैनेजर को क्या करना होगा, ये स्टैंडर्ड्स को मीट करना होगा, और अगर कुछ वेरिएंसेस हुए, कुछ दिक्कतें हुई, कुछ चेंजेस हुए, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। याद रखना, वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। जो मैनेजर उस कॉस्ट सेंटर को संभाल रहा है, उसका कारण है कि आप उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सेट स्टैंडर्ड के अंदर ही रहना है, ठीक है। थोड़ा सा थेरी कर रहे हैं और फिर प्रैक्टिकल्स पे जाएंगे। आई नो एक्चुअली आपके फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा थेरी है, तो भी हम लोग इसे जितना हो सके उतना ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्क्रेशनरी कॉस्ट सेंटर, एनीवन हु नोज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्क्रेशनरी? कोई बता सकता है बेटा डिस्क्रेशनरी का मीनिंग क्या होता है?
सुमेध बोल रहे कॉन्फिडेंशियल, नहीं बेटा कॉन्फिडेंशियल ये वर्ड नहीं है। कॉन्फिडेंशियल बिल्कुल अलग चीज होती है, डिस्क्रेशनरी थिंक। कई बार आपने ये वर्ड शायद इंग्लिश में देखा होगा, यूज भी किया होगा, एट योर डिस्क्रेशन थिंक, एट योर डिस्क्रेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। I'll give you a pocket money of 1000 rupees to spend as per your discretion. समझ में आ रहा है? I'll give you a pocket money of 1000 rupees to spend as per your discretion. I hope you have now understood what is the meaning of discretion. आपकी इच्छा अनुसार, बराबर है, आपके विल के हिसाब से, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप अपने विल के हिसाब से, अपने क्या बोलते हैं, सूझबूझ के हिसाब से खर्चा करेंगे। डिस्क्रेशनरी कॉस्ट सेंटर्स वो होते हैं जिसमें कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, नो सेट स्टैंडर्ड्स। सिर्फ आप उन्हें बजट दे देंगे कि भैया इस बजट के अंदर आपको रुकना है, लेकिन इसमें कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे इसमें कोई इनपुट आउटपुट रेशियो ही नहीं होता कि इस खर्चे का ये बेनिफिट होगा। बेस्ट एग्जांपल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कई बार ऐसा हो सकता है आपने बहुत खर्चा किया रिसर्च पे, रिसर्च फेल हो गई, पॉसिबल है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, प्रोडक्शन में तो कितना इजी होता है, जितना आप इनपुट पे डालोगे उतना आउटपुट बनते चला जाएगा, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो कोई गारंटी नहीं है। एडवर्टाइजमेंट, कोई एश्योरेंस नहीं है कि अगर आप ज्यादा खर्चा करोगे तो आपकी सेल्स बढ़ेंगी ही। देयर इज नो इनपुट आउटपुट सर्टन रिलेशनशिप। हाँ, नो डाउट एडवर्टाइजमेंट से सेल्स बढ़ती है, देयर इज नो 1-to-1 कोरिलेशन। जरूरी नहीं कि अगर 1 करोड़ का आपने एडवर्टाइजमेंट किया तो सेल्स अगर मान लीजिए 5 करोड़ हो रही है तो 2 करोड़ करोगे तो सीधा 10 करोड़ ही हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, देयर इज नेवर 1-to-1 कोरिलेशन। थोड़ा इंपैक्ट आएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, सो याद रखिए, जब ऐसा होते हैं, ऐसे जो खर्चे होते हैं, हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि पूरा खर्चा एडवर्टाइजमेंट का रोक दें? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरा R&D का खर्चा रोक दें? बिल्कुल कर सकते हैं। इनके कोई सेट स्टैंडर्ड्स नहीं होते। ये खर्चा डिस्क्रेशनरी कॉस्ट सेंटर्स होते हैं। ठीक है, ये जो सेंटर्स होते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करने वाले, रिसर्च का खर्चा करने वाले, ये सब डिस्क्रेशनरी कॉस्ट सेंटर्स होते हैं, और ये कई हद तक मैनेजमेंट के डिस्कशन पे होता है कि कितना पैसा इनको देना है। नेक्स्ट, अभी तक अपन ने कॉस्ट सेंटर्स की बात की जो सिर्फ खर्चा करके करते हैं हमारे लिए। अब बात करते हैं रेवेन्यू सेंटर्स, जो अपने लिए कमाई लेकर आते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट, सबसे सिंपल, सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या है? कमाई लाके दो, सेल्स लाके दो। ठीक है, सेल्स टारगेट्स अचीव करो, रेवेन्यूज लाके दो। सो ये और कुछ नहीं है, ये रेवेन्यू सेंटर्स है। ठीक है, ये खर्चा नहीं रोक सकते, याद रखना, ये इनके लिए कंट्रोलेबल नहीं है। ये खर्चा नहीं करते, ये खर्चे मतलब खर्चे पे कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, रेवेन्यू के रिलेटेड अगर थोड़े बहुत खर्चे हैं तो वो जरूर ये लोग कर लेते हैं। जैसे अगर सेल्स पर्सन को कमीशन देना है, या मतलब कमाने के लिए अगर आपको कुछ खर्चे करने हैं, तो वो ये सेंटर्स की अथॉरिटी होती है। ठीक है, जैसे ऑब्वियसली बात है, सेल्स पर्सन जाएगा तो कस्टमर से मिलेगा ना, तो ट्रैवलिंग का तो खर्चा उसको करना ही पड़ेगा। सो वो रेवेन्यू सेंटर के ही कंट्रोल में आता है। नेक्स्ट इज अ प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर का काम है खर्चा भी करो और रेवेन्यू भी ला के लो। ये सीधा सीधा क्या करते हैं, अपने को प्रॉफिट ला के देते हैं, और अपन इनको ऐसे ही चेक करते हैं कि आपका प्रॉफिट पिछले साल कितना था, इस साल कितना है। इसका एग्जाम्पल है सीधा सीधा एक पूरी ब्रांच, हमारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ब्रांचेस है, वो ब्रांचेस को हम लोग प्रॉफिट सेंटर्स कहते हैं। वो ब्रांचेस अपना खर्चा भी खुद करती है, अपना सेल्स भी खुद करती है, और वो ब्रांचेस हमें प्रॉफिट लाके देती है, लाइक दैट। ठीक है, सो दैट्स अ प्रॉफिट सेंटर। एंड लास्ट इज अ इन्वेस्टमेंट सेंटर, जिसका काम है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स करके इन्वेस्टमेंट से पैसा लाके दो, कमाई लाके दो। तो उसमें एक ही स्टैंडर्ड होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना कमाया हमने, दैट इज द ओनली थिंग दैट इज असाइन टू देम। आप इनका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए यही चेक करते हो। इनके एग्जाम्पल्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, कुछ महारत्न कंपनीज में, नवरत्न कंपनीज में, मिनी रत्न कंपनीज में। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं वो उनके लिए इन्वेस्टमेंट सेंटर्स है। ये इन्वेस्टमेंट्स पैसा जमा कर, पैसा कमा के देती है, किसके लिए? तो ये पैसा कमाती है गवर्नमेंट के लिए।
ठीक है, come on, answer this. Ticket counter in a railway station is an example of what? Ticket counter in a railway station is an example of what? I've got two answers. Sumedh, Jay, आप लोगों के आंसर सही है. See, the more you interact, the more you learn. I know sometimes it gets boring because there's no, lot of theory. ठीक है, but I'm trying to visualize it as much as possible. Come on, सोचो, रेलवे स्टेशन पे टिकट काउंटर क्या करता है? क्या वो खर्चे करता है? क्या वो कमाई करता है? क्या वो प्रॉफिट लाता है? क्या वो इन्वेस्टमेंट करता है? सोचो, टिकट काउंटर इन अ रेलवे स्टेशन क्या करता है बेटा? याद रखो, टिकट काउंटर इन अ रेलवे स्टेशन क्या करता है? क्या वो खर्चे करता है? क्या वो कमाई करता है? क्या वो प्रॉफिट्स लाता है या वो इन्वेस्टमेंट करता है? तो बेस्ट आंसर इज द रेवेन्यू सेंटर. आंसर इज रेवेन्यू सेंटर. वो आपके लिए कमाई लाता है. क्या करता है? कमाई लेकर आता है टिकट काउंटर इन अ रेलवे स्टेशन. नाउ आंसर दिस. A Limited has 3 production departments. Each department has 2 machines. Which of the following cannot be treated as cost center for cost allocation? ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट. कम ऑन, ट्राई करो, देखते हैं हु गेट्स इट राइट. ए लिमिटेड के 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. हर डिपार्टमेंट में 2-2 मशीन्स लगी हुई है. तो वो दोनों मशीन्स में ये पूछा गया कि कौन सा कॉस्ट सेंटर नहीं हो सकता. कौन सा कॉस्ट सेंटर नहीं हो सकता? याद रखिएगा, मशीन्स अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्या वो कॉस्ट सेंटर्स नहीं है? सोचो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्या वो कॉस्ट सेंटर्स नहीं है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मशीन्स, एंड लास्ट है पूरी की पूरी एक साथ कंपनी. थिंक, कौन सा एक कॉस्ट सेंटर नहीं होता? उम्मीद का एक आंसर आया. सोचिए, ये एक चैलेंज जैसा है बेटा सभी के लिए. इन चारों में से वो कौन सा है जो कॉस्ट सेंटर नहीं हो सकता? Come on, I've got 2 answers till now only. Okay, ठीक है. सुमेध, आपने आंसर चेंज कर दिया. तो आई हैव गॉट आंसर्स फ्रॉम सुमेध, जय, सृष्टि, सोहम. इन सब के जवाब मेरे पास आए हैं. अभी तक जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ए लिमिटेड. दिस इज द राइट आंसर. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर की मशीन क्या ये खर्चा करते रहती है? यस. क्या इनका काम सिर्फ खर्चा करना है? यस. ये सिर्फ प्रोडक्शन करती है, सिर्फ खर्चे करती है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन करते हैं, सिर्फ खर्चे करते हैं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स बोलो, मशीन्स बोलो, सिर्फ प्रोडक्शन करते हैं, सिर्फ खर्चे करते हैं. आप इन्हें कॉस्ट सेंटर्स ले सकते हैं, लेकिन पूरी कंपनी का काम सिर्फ खर्चा करना नहीं होता कभी भी. पूरी कंपनी का काम तो खर्चा भी करना है और प्रॉफिट भी कमाना है, रेवेन्यू भी कमाना है. तो अंडरस्टैंड, पूरी कंपनी अगर हम देखें तो वो कॉस्ट सेंटर भी होगा, वो रेवेन्यू सेंटर भी होगा, वो प्रॉफिट सेंटर भी हो जाएगा. उसे दोनों भी करना होता है. तो एक्चुअली पूरी कंपनी के नजर से अगर अपन देखें तो ये एक प्रॉफिट सेंटर है. ये कभी कॉस्ट सेंटर नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी कंपनी को सिर्फ खर्चे नहीं करने होते. पूरी कंपनी को तो खर्चे भी करने और कमाई भी लानी है. समझने की कोशिश करिए, ठीक है? खर्चे भी करने बेटा और कमाई भी लानी है ना? चलो, कोई डाउट्स इसमें? फर्स्ट क्लास. और अब एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? हम लोग अब एक पूरा कॉस्ट शीट का एक और क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन 18. The following information has been obtained from the records of ABC Corporation for the period 1 June to 130. रॉ मटेरियल्स का खर्चा दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग. WIP दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग. फिनिश गुड्स दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग. परचेजेस दिया है, वेजेस दिया गया है, फैक्ट्री के ओवरहेड्स आपको दिए गए हैं. इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दिए हैं,
सेल्स दिया हुआ है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट गिविंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए है देखते हैं। सबसे पहला सवाल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आपको सारी इंफॉर्मेशन को यूज करना है और मुझे बताना है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ। ठीक है, कम ऑन, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का हमें आंसर चाहिए। मेरे हिसाब से रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए आपको ये नहीं लगेगा, और आप प्लीज एक काम करिए, आप कॉस्ट शीट बना लो। कॉस्ट शीट बना के इस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें चाहिए सबसे पहले। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए सारी चीजें जो आपको चाहिए वो यहां मिल जाएंगी, और आप एक कॉस्ट शीट बना लो। हम कॉस्ट शीट के फॉर्मेट से इसको सॉल्व करते जाएंगे ताकि इसका पूरा आंसर हमारा आ जाए। ठीक है, सो लेट्स मेक अप अ कॉस्ट शीट। ओपन द कॉस्ट शीट, सेकेंड। दिस इज माय मोर और लेस कॉस्ट शीट, राइट? ये हम लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर में भी किया था इसको। Come on, we'll make a cost sheet. सबसे पहले हमें लगता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड, बराबर है। ये हमारे कॉस्ट शीट का सबसे फर्स्ट पार्ट है। क्या आप निकाल सकते हैं कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ अगर आपको ये डिटेल दी गई है? कम ऑन, आप निकालने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड हमें निकालना है। कोशिश करो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई है जो आपको लगने वाली है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आप मुझे निकाल के दो। फॉर्मेट याद करने की कोशिश करो, कॉस्ट शीट में क्या था, किसमें क्या ऐड करना होता है, क्या लेस करना होता है, और फिर उससे आपको मिल जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। निकाल के दीजिए, कम ऑन। What is the raw material cost of raw material consumed? I've already got the answer. Come on, you also try and send. What is the answer? अगर आपको याद नहीं है तो आप हमारे कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट हमने नोटबुक्स में लिखा है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जय, आपका जवाब सही है। कम ऑन, ऑल अदर्स कीप ट्राइंग। रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मेट, दिस इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सुमेध, कुछ गलती हो गई बेटा, कुछ गलती हो गई है, वापस ट्राई करो। कम ऑन, कोशिश करो, कोशिश करो। रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या आता है आपको याद होना चाहिए। रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मेट किस तरीके से है? आपको सबसे पहले लेने होते हैं रॉ मटेरियल्स परचेज्ड। इस बार उसका कुछ फ्रेट वेट का खर्चा तो नहीं है। रॉ मटेरियल्स परचेज्ड कितने का है? हमारा परचेज है 4,80,000 का। राहुल, आपका जवाब सही है बेटा, 4,80,000 का परचेज है। ठीक है, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, इसमें ओपनिंग स्टॉक अपन ऐड करते हैं, परचेजेस में ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं। ठीक है, सो ओपनिंग स्टॉक 60,000 ऐड कर दीजिए, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, दैट इज 50,000। तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर है 4,90,000। इसे कहते हैं रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम भी आप कह सकते हैं। तो 480 प्लस 60 माइनस 50 gives you 4,90,000. That is raw material consumed. Please, if you have queries, ask. This is again a basic question. If you have queries, please ask. देखो, जिन लोगों को नहीं समझा उनको मैं बताता हूं। भाई, मैंने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया? मेरे पास पहले से 60,000 का मटेरियल था।
मैंने और 480 का ले लिया तो मेरे पास कितना मटेरियल हो गया? मेरे पास 480 नया लिया, 60 पहले का पड़ा था, तो 480 और 60 5,40,000 का मटेरियल हो गया। लेकिन 5,40,000 में से 50,000 ही बचा है, बाकी का कहां गया? 5,40,000 का मटेरियल था, 60,000 पहले का, और इस साल 480 हमने लिया, तो 5,40,000 का मटेरियल था, उसमें से 50,000 ही बचा है, तो बाकी का हमने प्रोडक्शन में क्या कर दिया हो गया? कंज्यूम हो गया होगा, प्रोडक्शन में कंज्यूम कर लिया होगा। सो दैट इज 4,90,000। ओके, 4,90,000 इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी कंज्यूम्ड। ओके, कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज हो तो पूछो। चलिए, हम लोगों ने पहले सवाल का जवाब दिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइम कॉस्ट? कम ऑन, द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइम कॉस्ट? निकालिए बेटा, प्राइम कॉस्ट निकालिए। कम ऑन, प्राइम कॉस्ट निकालिए। आपको प्राइम कॉस्ट के लिए जो जो चीजों की जरूरत है वो चीजें ऐड करिए। प्राइम कॉस्ट आपको याद होगा, तीनों डायरेक्ट एक्सपेंस मिला के आता है, तीनों डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों का टोटल प्राइम कॉस्ट होता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। मटेरियल तो हमने निकाल लिया है, लेबर भी दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस तो है ही नहीं, है नहीं तो जीरो होगा। तो सुमेध और सोहम ने मुझे राइट आंसर्स भेज दिए यहां पे, बहुत बढ़िया। कम ऑन, इसमें आप क्या करेंगे? डायरेक्ट वेजेस आप ऐड करेंगे, ठीक है? ऐड डायरेक्ट वेजेस ऑफ 2,40,000। व्हाट आई गेट इज, आई गेट द प्राइम कॉस्ट बिकॉज डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर जीरो, सो आई गेट द प्राइम कॉस्ट एज 7,30,000। तो मुझे प्राइम कॉस्ट मिल गया बेटा 7,30,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नील, याद रखिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नील, तो आप नहीं भी लिखते हो तो चलता है। वी हैव गॉट द प्राइम कॉस्ट, ठीक है? अब प्राइम कॉस्ट के आगे क्या? प्राइम कॉस्ट के आगे उसने क्या पूछा आपसे? प्राइम कॉस्ट हो गया, अब वो पूछ रहा है फैक्ट्री कॉस्ट। कम ऑन, अब वो पूछ रहा है बेटा फैक्ट्री कॉस्ट निकाल के दीजिए। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलता है? हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए प्राइम कॉस्ट में आपको प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेने होते हैं, और इसके साथ में एक और चीज है, इसके साथ में एक और चीज है, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, add opening stock of WIP less closing stock of WIP, less closing stock of WIP, ठीक है? सो प्रोडक्शन प्राइम कॉस्ट में आप क्या करो? प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करो, ओपनिंग WIP ऐड करो, और क्लोजिंग WIP लेस कर लो, तो आपको मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। कम ऑन, अब ये सारी चीजें आपको यहां पे दी हुई है, बराबर है? सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, सभी इंफॉर्मेशन को यूज करो और निकाल लो प्राइम फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ रहा है। सारी इंफॉर्मेशन को यूज करिए। कम ऑन, सो फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 1 लाख, आई विल ऐड 1 लाख फॉर ईयर, राइट? ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP लेना है। ओपनिंग WIP इज 12,000 एंड क्लोजिंग WIP इज 15,000, राइट? सो ओपनिंग WIP हैज बीन गिवन, क्लोजिंग WIP हैज बीन गिवन, ठीक है? तो वो आप एडलेस करिए। ओपनिंग WIP इज गिवन, क्लोजिंग WIP इज गिवन, सो ओपनिंग WIP was 12,000, क्लोजिंग WIP इज 15,000। ये हम लोगों ने एडलेस किया, तो हमें आंसर मिल जाएगा व्हाट इज द फैक्ट्री कॉस्ट? 8,27,000। सुमेध बिल्कुल सही आपका जवाब, 8,27,000। That's the factory cost, ठीक है? तो ये हमारे 3 आंसर्स अभी तक आ गए हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, और इसके बाद अब उसने क्या पूछा था? याद रखिएगा, प्राइम कॉस्ट से फैक्ट्री कॉस्ट कैसे जाते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड करो, ओपनिंग क्लोजिंग WIP इधर एडजस्ट होती है, ठीक है? ओपनिंग क्लोजिंग RM शुरुआत में ही एडजस्ट हो जाता है, ओपनिंग क्लोजिंग WIP यहाँ एडजस्ट होती है। और इसके बाद आपको क्या चाहिए? प्राइम कॉस्ट हो गया, फैक्ट्री कॉस्ट हो गया, नाउ यू वांट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नाउ यू वांट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है? और यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स भी दिए हुए हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन। हाउ डू यू गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? याद करो, कॉस्ट शीट देखो, अपना कॉस्ट शीट देखो, कम ऑन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यू वांट,
कॉस्ट शीट पे जाओ और इसके आंसर्स निकालो। कम ऑन, कॉस्ट शीट पे आपको क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट में आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐड करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग एफजी आप एडजस्ट करोगे, तो जाके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता है, ठीक है। सो चलिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बता दूं, 50,000 इज देयर, ठीक है। और इसके बाद में ओपनिंग क्लोजिंग एफजी की अगर हम बात करें तो दैट इज 90,000 एंड 1,10,000। Come on, opening closing FG is 90 and 1,10,000 और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर 50,000। जल्दी से निकाल के बताइए व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कम ऑन, opening closing FG is 90,000, 1,10,000 and administration overheads related to production are 50,000. Calculate what is the cost of goods sold. What is the cost of goods sold? Come on. निकालो निकालो निकालो, सबने निकालना है। तो व्हाट वी डू इज, सुमित, व्हाट वी डू इज हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन यहाँ पे ऐड करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट में। वी गेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। राहुल मेरे हिसाब से आंसर सही नहीं है बेटा, कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें मिल गया, हम इसमें ओपनिंग एफ जी ऐड करते हैं और क्लोजिंग एफ जी लेस करते हैं। ओपनिंग फिनिश गुड्स है 90,000 का और क्लोजिंग है 1,10,000 का। सो 90,000 हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे और क्लोजिंग एफ जी जो 1,10,000 क्लोजिंग एफ जी जो एक्चुअली 1,10,000 की है वो अपन लेस कर लेंगे यहाँ पे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8,57,000। सुमेध आपका जवाब सही था, दैट इज 8,57,000। लास्ट, अब इसके बाद आपको और क्या चाहिए है, आपको चाहिए प्रॉफिट, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं। बस ये इन्फो बाकी है दो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स और सेल्स। प्रॉफिट निकाल के दो, कम ऑन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स और सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट निकाल के दीजिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एंड सेल्स आर गिवन, टेल मी द प्रॉफिट। Selling and distribution overheads and sales have been given. Tell me the profit. Selling overheads is given 25,000. We'll add selling overheads 25,000. Cost of goods sold में अपन ने add किया, so we got the cost of sales. We got the cost of sales which is 8,82,000 और बस प्रॉफिट अभी अपने को चाहिए है। तो प्रॉफिट अपन सीधा सीधा उसे कंपेयर करेंगे सेल्स के साथ, तो हमें प्रॉफिट आराम से मिल जाएगा। कम ऑन, डायरेक्टली उसे कंपेयर करिए बेटा प्रॉफिट्स के साथ, सॉरी सेल्स के साथ, तो आपको प्रॉफिट आराम से मिल जाता है। ओके सुमेध, so what I can do is rather than making a profitability statement, I can add profit and make sales over here also, या फिर हम लोग एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना लेते हैं तो इजी होता है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई है 8,82,000। हमारा सेल्स है बेटा 10 लाख का,
So the profits will be 1,18,000. सुमित आपका जवाब सही है. Profits are worth 1,18,000. Everybody done? Any queries? Any queries? Any doubts? See the format once again. सबसे पहले रॉ मटेरियल्स परचेज्ड, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग आरएम एडजस्ट करो, यू गेट द रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड. वेजेस और एक्सपेंसेस ऐड करो तो प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट यानी अभी तक अपना सिर्फ प्रोडक्शन का खर्चा रेडी हुआ है, मतलब गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं. उसके बाद में आप प्रोडक्शन का ओवरहेड डालोगे, आप ओपनिंग डब्ल्यूआईपी एडजस्ट करोगे और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, तो पूरे फैक्ट्री का खर्चा मिल जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट. उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्री के बाहर जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है वो आप लेंगे, ठीक है, वो भी प्रोडक्शन वाला, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा. उसमें ओपनिंग क्लोजिंग एफजी एडजस्ट करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता है. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अगर जनरल वाले कुछ है तो वो एडजस्ट करो, सेलिंग ओवरहेड्स ऐड करो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलता है. और फिर प्रॉफिट्स निकालने के लिए हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स कम कर लेते हैं तो वी गेट द प्रॉफिट्स. हो जाए तो बस डन लिखकर भेज दीजिए. चलिए, सो हमारे आज के लेक्चर के लिए बस मैं यहीं पे रुक जाऊंगा. ठीक है, हम लोगों ने आज काफ़ी सारा थ्योरी और ये भी किया. वैसे मैंने आगे एक और क्वेश्चन रखा था, लेकिन ठीक है, आज हमारा काफ़ी सारा थ्योरी और ये सब हुआ है. ठीक है, सो आज के लिए बस यहीं पे रुक जाएंगे. कल फिर से मिलेंगे फॉर अनदर लेक्चर ऑन कॉस्टिंग. ओके, सो थैंक यू सो मच. आई विल सी यू देन टुमारो. टेक केयर.